हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है आपके सेबी ग्रेड ए मेंस के एग्जाम को टारगेट करते हुए। इस लेक्चर सीरीज के अंदर आपके जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, आपके सिलेबस में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको कवर कराने का ट्राई करेंगे। मैं लेक्चर लूंगा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग और फाइनेंस के न्यूमेरिकल के ऊपर, और विनीत सर लेक्चर लेंगे आपके इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, तो आज से हम बात को स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को दो पार्ट में कवर किया जाएगा। आज के पार्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के न्यूमेरिकल्स को छोड़ के बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो कवर करेंगे। बात को स्टार्ट करते हैं, इजी से लेकर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते रहेंगे। चलो जी, पहला क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कह रहा है कि बुक्स के अंदर अपनी परचेज की एंट्री करोगे तो कितने अमाउंट से करोगे। गुड्स परचेज फॉर कैश, 10 लाख रुपीज के गुड्स की वैल्यू लिखी हुई है, और उसने बोला, जो भी सेलर है, कह रहा है कि 25% ट्रेड डिस्काउंट है। आप मुझसे सामान खरीदने आए हो, 25% का वैसे ही ऑफर है। ऐसा कहाँ होता है? अगर हम ऑनलाइन खरीदने जाते हैं, हमने शूज देखे, शूज की वैल्यू 10,000, ओए हो, और उस पर 70% का ऑफ लिखा हुआ है। तो हमारे लिए परचेजेस 10,000 की है, 10,000 की परचेजेस है, या 70% ऑफ करने के बाद 3,000 की परचेजेस है? आपके लिए परचेजेस है 3,000 की। जितने का हमने परचेज किया, वैल्यू दी, वही तो परचेज में आना चाहिए ना। तो ट्रेड डिस्काउंट एक झूठा डिस्काउंट है, नाम का डिस्काउंट है। ये चीज कितने की है? 10 लाख रुपीज की, बट अगर आप मुझसे खरीदोगे तो मैं आपको 5 लाख रुपए में दे दूंगा। तो मेरे लिए परचेज तो 5 लाख की है ना। तो फर्स्ट केस आता है, मैं अपने परचेजेस में रिकॉर्ड करूंगा वैल्यू 10 लाख लेस 25% का ट्रेड डिस्काउंट, लेस 25% का ट्रेड डिस्काउंट, ये आएगा 7,50,000। मेरे लिए परचेजेस इतनी ही है। सेकंड केस, इसमें लिखा है गुड परचेज की हमने क्रेडिट पे 10 लाख रुपीज के, और सप्लायर ने मेरे को ऑफर किया। कह रहा है भाई साहब, अगर आप अभी पैसे देते हो तो 2% का कैश डिस्काउंट में आपको ऑफर कर रहा हूँ। इस केस के अंदर मेरी परचेजेस 10 लाख की है, उसके साथ एक कंडीशन अटैच कर दी उसने, अगर आप कैश दोगे, परचेजेस से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है अगर आप आज पैसे दोगे तो 2% का डिस्काउंट है, नहीं तो गुड्स 10 लाख के ही है। तो इस केस के अंदर हम 10 लाख पे ही परचेज को रिकॉर्ड करेंगे। हमारी परचेज 10 लाख की है, दूसरी ट्रांजेक्शन है कैश देने या लेट देने की या अभी देने की। अगर मैं उसको जल्दी पेमेंट कर देता हूँ, मैं कहा ठीक है यार अभी पेमेंट ले ले, तो उस केस के अंदर मेरे को इनकम हुई 2% की। तो 2% 20,000 रुपीज जो रिकॉर्ड होगा, वो हमारा अदर इनकम में जाएगा। अदर अदर इनकम में जाएगा, और परचेजेस मेरे 10 लाख के ही होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और पार्ट। गुड्स परचेज फॉर कैश 10 लाख रुपीज प्लस जीएसटी ऑफ 10% एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। बात हमें समझ में आती है, ट्रेड डिस्काउंट झूठा डिस्काउंट है, काटो इसको। 10 लाख की वैल्यू में से पहले ट्रेड डिस्काउंट को हटाओ, 8 लाख रुपीज रह गए, 8 लाख रुपीज रह गए। अब 8 लाख रुपीज पे मैंने जीएसटी दिया गवर्नमेंट को 10% के हिसाब से। तो मतलब मेरे पास टोटल जो पैसा गया मेरे पास से, वो 8,80,000 गया। बट आगे लिखा हुआ है जीएसटी का इनपुट अवेलेबल। इसका क्या मतलब है? जब आप सेल करोगे, जो भी आपने सामान खरीदा उसको बेचोगे ना, अब आप जब उसको बेचोगे, उस पर आप लोगों से जीएसटी चार्ज करोगे। तो ये पॉइंट कहते हैं जीएसटी का इनपुट अवेलेबल। जो अभी आप 10% 80,000 का टैक्स दे रहे हो, वो आगे जाके आप हमसे वापस ले लेना। जब आप अल्टीमेट कस्टमर से पैसे लोगे जीएसटी के, तो आप वो जीएसटी में से इस 80,000 का इनपुट ले लेना, एडजस्ट कर लेना। तो मैंने कहा मतलब ये 80,000 मुझे वापस मिल जाएंगे? हाँ। तो इस केस में जो परचेज होगी, परचेज रिकॉर्ड होगी, वो 8 लाख पे होगी, और आप अलग से लिखोगे जीएसटी का इनपुट, इनपुट अवेलेबल 80,000 रुपीज। ये आपके लिए एक असेट है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने वापस देना है, बोला इनपुट ले लेना हमसे। अभी आप दे रहे हो बट आप इनपुट ले लेना। ये असेट की रिकवरी कैसे होगी? जब आप कस्टमर को यही गुड्स 10 लाख पे बेच दोगे, और कस्टमर से 1 लाख रुपीज का जीएसटी लोगे,
आप कस्टमर से 10 लाख रुपीज चार्ज किए, 1 लाख का जीएसटी आपने फिर उनसे लिया। अब गवर्नमेंट को जब आप 1 लाख रुपीज देने जाओगे तो कहोगे 80,000 मैंने आपको इनपुट पे दे दिया, उसको लेस करो, लेस करो। यही मतलब है इनपुट ले लेना, इनपुट अवेलेबल का। अब आप 20,000 रुपीज की नेट पेमेंट करोगे। 1 लाख रुपए आपने कस्टमर से लिए, बट गवर्नमेंट को सिर्फ 20,000 दिए, क्योंकि पहले से गवर्नमेंट के पास ये 80,000 पड़े हुए हैं आपके नाम के। तो आपने अपने असेट को रिकवर कर लिया पेमेंट करते समय। बात समझ में आती है? ठीक है। तो इसमें परचेजेस आपकी 8 लाख की है। डी पॉइंट आता है। गुड्स परचेज किए आपने 10 लाख रुपीज के, उस पे जीएसटी है 15%। कैश डिस्काउंट की बात आ गई। हमें समझ में आता है कैश डिस्काउंट से हमारे परचेजेस कम नहीं होंगे। अब यहाँ पे बात लिखिए जीएसटी का इनपुट नॉट अवेलेबल, हमें गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी। तो अब मैं बोलूंगा मेरी परचेजेस है 10 लाख, और जो 15% गवर्नमेंट ने ले लिया, प्लस 15% गवर्नमेंट ने ले लिया, 11,50,000, ये मेरी परचेजेस है, ये मेरी परचेजेस है। मेरी परचेजेस 11,50,000 है, क्योंकि मैंने जो टैक्स है मुझे वापस नहीं मिलने वाला। मैं अपनी परचेज, मेरे को परचेज इतने की पड़ी 11,50,000 की। अब अगर मैं फिर कैश डिस्काउंट के पास जाता हूँ, तो अदर इनकम में वो मेरा क्या कहता है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। वैसी बात करते हैं, इस केस में कैश डिस्काउंट कितना होना चाहिए? कैश डिस्काउंट हमेशा गुड्स की वैल्यू पे ही कोई भी सप्लायर देगा। कोई जीएसटी पे आपको कैश डिस्काउंट देगा? आपको जो सप्लायर बोलेगा, भाई साहब जीएसटी में को पूरा का पूरा, जो सप्लायर ने 1.5 लाख रुपीज लिए, वो तो पूरे गवर्नमेंट को देगा ना, गवर्नमेंट को थोड़ी बोलेगा उसने कैश डिस्काउंट दिया, कम ले लो पैसे। नहीं, तो कैश डिस्काउंट जो सप्लायर चार्ज कर रहा है अपने पैसे, उस पे ही दिया जाता है। तो इस केस में भी आपका 20,000 कैश डिस्काउंट अदर इनकम माना जाएगा। अदर इनकम, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था, वैसे मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब सेल्स वाली साइड को देख लेते हैं, क्या दिक्कत है देख लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स बेच दिए 10 लाख रुपीज के, हमने बेचे 10 लाख रुपीज के गुड्स, ले जाओ। आप हमसे गुड्स खरीद रहे हो तो 65% ऑफ है आपके लिए। ओए होए, तो इस केस में हमारी सेल्स क्या होगी? लॉजिक कहता है हम अपनी सेल्स को ऐसे इन्फ्लेट करके थोड़ा दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। एक पेंटिंग आपने बनाई, आप कह रहे हो ये पेंटिंग मैं 1 करोड़ की बेच रहा हूँ, आपने एमआरपी लिख के भेज दिया 1 करोड़ रुपए। बट जब कोई खरीदने आया, तो आपने क्या कहते हैं, नेगोशिएशन कर करके 1 लाख पे बात को फिक्स कर दिया, 1 लाख में ले जा, 1 लाख में ले जा। तो उस केस में आपकी सेल्स 1 करोड़ होनी चाहिए या 1 लाख होनी चाहिए? 1 लाख ही होनी चाहिए। अगर आप 1 करोड़ की सेल्स दिखाओगे तो आपने अपनी बुक्स को कितना इन्फ्लेट कर दिया, इतनी ज्यादा सेल्स थोड़ा आपकी हो रखी है। तो जितने पे आपकी मटेरियलाइज हुई ट्रांजेक्शन वो 1 लाख थी। तो इस केस के अंदर, एक केस के अंदर 10 लाख के गुड्स को आपने बेचा, 65% उस पर ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर दिया। तो इस केस के अंदर हमारी जो सेल होगी वो 10 लाख लेस 65%, लेस 65% ऑफ 10 लाख, ये आपका निकल कर आएगा 3,50,000 की आपकी सेल्स। बुक्स के अंदर आप रेवेन्यू दिखाओगे 3,50,000 का। बी पॉइंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 10 लाख के, आपने सेल्स करी 10 लाख की, और क्या कहते हैं जो कस्टमर उसको बोला पैसे आज दे दा, 2% का डिस्काउंट दूंगा तेरे को मैं। तो सेल्स आपकी 10 लाख की ही है। और दूसरी लेग ऑफ ट्रांजेक्शन है कैश मिलने या लेट मिलने की, अभी मिलने की या लेट मिलने की। तो उसने अभी के भी पैसे दे दिए, तो आपके फाइनेंसिंग चार्जेस आ जाएंगे। डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आपका एक फाइनेंस कॉस्ट है। तो उस केस के अंदर आप 20,000 रुपीज अपनी कॉस्ट में ऐड कर दोगे, फाइनेंसिंग कॉस्ट। बात समझ में आती है? इजी पॉइंट। सी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10 लाख रुपीज प्लस जीएसटी 10% एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। इसके अंदर भी हम ट्रेड डिस्काउंट को पहले हटाएंगे। सेल्स की वैल्यू हमारी है, सेल्स की वैल्यू है 10 लाख लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज। अब कह रहे हैं कि इसके ऊपर जीएसटी भी लो, तो जीएसटी प्लस जीएसटी ऑफ 10% कितना, 80,000। आपकी सेल्स की वैल्यू में 8,80,000 आना चाहिए या सिर्फ 8 लाख? सिर्फ 8 लाख जाएगा। जो आपने जीएसटी लिया यहाँ पे कस्टमर से, सेल भी आपने कस्टमर से 80,000 रुपीज लिए,
ये आपकी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। आपको गवर्नमेंट को देना है 80,000 रुपीज, आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसे लिए, तो आप ये गवर्नमेंट को जाके 80,000 रुपीज पे कर दोगे। ठीक है जी। डी पॉइंट आया, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 10 लाख रुपीज, 15% जीएसटी है, कैश डिस्काउंट 2%, जीएसटी इनपुट नॉट अवेलेबल, इस केस में आपकी सेल्स क्या होगी? सेम पॉइंट पड़ते हैं भाई, हमारी सेल्स क्या होनी चाहिए? 10 लाख तो है, कैश डिस्काउंट को कोई लेना देना नहीं, प्लस हमारा जीएसटी, हमारा जीएसटी है 1,50,000, तो मेरी सेल्स होनी चाहिए 11,50,000। नहीं, जीएसटी का इनपुट अवेलेबल है या नहीं है, उससे सेलर को क्या लेना देना? उसको ये वाला टैक्स जो आपसे कलेक्ट कर रहा है, उसको लेके गवर्नमेंट को देना है। आगे आपको इसका इनपुट मिले या नहीं मिले, सेलर को कोई लेना देना नहीं, जो सेल्स कर उसको कोई लेना देना नहीं। तो उसके केस में सेल्स हमेशा जिस वैल्यू पे वो बेच रहा है वही रहेगी 10 लाख की 10 लाख। जो 1.5 लाख उसने आपसे कलेक्ट किए वो गवर्नमेंट को देगा ही देगा। अगर आप परचेज करते, आपकी परचेज की वैल्यू में फर्क आ सकता है, आपको अगर इनपुट अवेलेबल है या नहीं है, बट सेलर के केस में उसको फर्क नहीं पड़ता, आप इनपुट लो या ना लो, मेरे को तो गवर्नमेंट को देना ही देना है। तो इसके केस के अंदर भी इसकी सेल्स आएगी 10 लाख प्लस जीएसटी पेबल 1.5 लाख, ये इसकी करंट लायबिलिटी पे कर देगा। बात समझ में आती है? गुड क्वेश्चन, दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड क्वेश्चन आता है, ये आपका एनपीओ पे रिलेटेड है। आपके 12th की बुक्स के अंदर एनपीओ वाला टॉपिक है, इसलिए हम करेंगे। एनपीओ के अंदर आपके अकाउंट क्या बनते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं चलती। अगर आप एनपीओ चला रहे हो, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हो, तो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं चलाते आप। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट जनरली बनते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट, कि आपको कौन किस किसने पैसा दिया, कहाँ कहाँ पे पैसा आपका लगा, और इनकम एंड एक्सपेंसेस। कोई एनपीओ की इनकम तो होगी ना कुछ, और कुछ कुछ वो खर्चे कर रहा होगा। ठीक है, टोटल रिसिप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट की बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है। टोटल रिसिप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर एनपीओ फाइनेंशियल 2021 में 10 लाख रुपीस की रिसिप्ट, पैसा आया। इनकम की बात नहीं कर रहा, पैसा आया। ठीक है भाई, हमें रिसिप्ट होगी 10 लाख की। आउट ऑफ द टोटल रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, हो, वो कह रहे हैं कि पिछले साल की सब्सक्रिप्शन आपको इस साल मिली है 1 लाख रुपीस। तो मैंने कहा मेरी जो टोटल टोटल रिसिप्ट्स है, जो मेरी टोटल रिसिप्ट्स है इस साल की, आपकी 2021 की 10 लाख रुपीस की, इसमें से कुछ रिसिप्ट प्रीवियस ईयर की मेरे को इस बार मिली है। आउट ऑफ द रिसिप्ट, पिछले साल की कुछ इनकम मेरे को अब दी गई है। ठीक है जी, एडवांस आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, अगले साल का पैसा आपको इस साल मिल चुका है 1.5 लाख। अब बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी रिकॉर्डेड इन एज इनकम। इनकम की बात की जा रही है। अब हमें इनकम, इस साल की इनकम कितनी वो बतानी है। जो ऊपर लिखा है ये सब्सक्रिप्शन 1920 की सब्सक्रिप्शन इस साल मिली है, तो मतलब वो इनकम मेरे पिछले साल की होगी। हम कैश बेसिस पे थोड़ा ना कोई अकाउंटिंग करते हैं, अक्रूवल बेसिस पे करते हैं ना। जब आपको इनकम हो गया आप रिकॉर्ड कर लो। तो मेरी ये इनकम 1920 की है, पैसे मेरे को इस साल मिले, तो ये इनकम 1920 की है। तो ये हमारी ओपनिंग सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन मैं लिख देता हूँ, सब्सक्रिप्शन है मेरी ये 1920 की। इसको लेस करो जी, हमारे पुराने साल, पिछले साल की है, लेस करो, 1 लाख लेस कर दिया। किसी ने आपको सब्सक्रिप्शन दे दी, अगले साल की भी दे दी, अगले साल की दे दी, तो ये मेरे अगले साल की सब्सक्रिप्शन है। इस साल की इनकम में थोड़ा जाएगा, अगले साल की इनकम में जाएगा। ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी है। जिस चीज की भी सब्सक्रिप्शन दिया, मेरे को उसकी सर्विसेज अभी रेंडर करना बाकी है। आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल के लिए, तो उसके लिए लाइबिलिटी है वो, जब तक वो आपको 1 साल तक सर्विस नहीं दे देता। ठीक है जी, तो हमने सब्सक्रिप्शन जो आगे की है, एडवांस की है, 21 22 की है, उसको भी लेस करेंगे। ये अगले साल की सब्सक्रिप्शन है, इस साल की थोड़ा ना है। तो इस साल की इनकम निकल कर आ रही है 7,50,000। वाह, क्या कॉन्सेप्ट है आपका! इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए? रिसिप्ट्स, पैसा मिलना आपके इनकम के बराबर नहीं है। ठीक है, जो आप मेरे को फीस दे रहे हो वो मेरी इनकम नहीं है, जब तक मैं आपको सर्विसेज नहीं दे देता। ओके जी, ओके जी सर, हम कुछ नहीं देते आपको। ओके जी, ओके। क्वेश्चन करते हैं, ascertain the total payment of salary in financial year 1819 using the following data।
कह रहा है पेमेंट बतानी है। पेमेंट की बात चल रही है, एक्सपेंस की बात नहीं चल रही। पेमेंट, आपने कितने पैसे दिए सैलरी के, उसकी बात चल रही है। डेटा देखते हैं, बहुत ज्यादा डेटा दे रखा है। प्रीपेड सैलरी ओपनिंग, प्रीपेड सैलरी क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग। 18 का मतलब क्या है? ओपनिंग। और 19 का मतलब जो बचा है एंड में, वो क्लोजिंग बैलेंस है। और दे रखा है सैलरी का एक्सपेंस। इसको कैसे करें? इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक इजी तरीका, लेजर के तरीके से, दिमाग की बत्ती बंद, बस लेजर बनाओ। लेजर बनाओ, हमें को लेजर बनाना आता है। यहाँ पर आता है डी, डेबिट, और यहाँ पे आपका क्रेडिट। याद किया था ना आपको, डी सी से दिलीप छाबड़िया, पहले डी और फिर सी, जो कार्स मॉडिफाई करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस। हमारी जो सारी की सारी लाइबिलिटीज होती है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। और जो भी हमारे असेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। वेरी गुड। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमारा 1500 आ रहा है। और प्रीपेड सैलरीज का हमारा ओपनिंग, प्रीपेड सैलरीज का हमारा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 1000। अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 2000 रुपीज। ये किस साइड पे आना चाहिए? जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमेशा ऑपोजिट साइड पे आता है, आपकी लाइबिलिटी के ऑपोजिट साइड पे आएगा। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपकी लाइबिलिटीज इतनी बच गई है। बैलेंसिंग फिगर हमेशा बची हुई चीजों को दिखाता है, इतना बच गया है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 1500 मेरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थी, मेरे को इतनी सैलरीज देनी थी 1500 की, अब रह गई है 2000 देनी, अभी रह गई है। तो इसलिए हम इसको ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं। प्रीपेड सैलरी से हमारी 1000, जिसका क्लोजिंग बैलेंस अब रह गया है, प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस जो हम ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे, ये रह गया सिर्फ 500 रुपीज। एक एंट्री दे रखी है सैलरी का एक्सपेंस आपका हुआ। देखो, एक नई चीज तो हमेशा दे रखी होगी, या तो एक्सपेंस की फिगर दे रखी, या तो पेमेंट की फिगर दे रखी होगी। एक नई फिगर आपको क्वेश्चन में हमेशा दे रखी होगी। अब एक्सपेंस से क्या फर्क पड़ेगा? एक्सपेंस आपका क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, डेबिट साइड पे। जितना भी आपका सैलरी का एक्सपेंस हुआ, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी इतनी लाइबिलिटी की इंक्रेंस हुई। आपको देना है ना, 10,000 की सैलरी एक्सपेंस हुआ, लोगों को मतलब 10,000 रुपीज देने हैं। तो यहाँ पर आएगा सैलरी का एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस 10,000 रुपीज। इसका क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 12,000 रुपीज आ रहा है। हमें पता है डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है, तो यहाँ पर भी 12,000 रुपीज आएगा। अब जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बचेगी, 12,000 में से हम 3,000 इन दोनों को लेस कर देंगे। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो रिप्रेजेंट करता है कि आपने इतनी पेमेंट्स करी हैं। इसको रीड करें, मेरा ओपनिंग में सैलरी का एक्सपेंस था, मेरे को देना था किसी को सैलरी, जो मैंने दी नहीं थी, तो मेरी लाइबिलिटी रह गई थी 1500 की। और मैंने पूरे साल के अंदर 10,000 की और लाइबिलिटी को इंकर किया, जिसमें से भी 2000 की लाइबिलिटी रह गई है। तो मतलब मैंने इसका डिफरेंस की पेमेंट करी होगी। सिर्फ अभी आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं, 10,000 प्लस 1500 लेस 2000, तो मतलब मैंने 9,500 की पेमेंट करी होगी, प्रीपेड वाली बात को हटा के। तो 9,500 की मैंने पेमेंट करी होगी। अब प्रीपेड वाली बात को देखते हैं। तो प्रीपेड में बोला था कि हमने इस साल का जो एक्सपेंस होना था उसको पहले ही पे कर दिया था, है? तो मतलब मेरा जो 9,500 निकल कर आया, इसके अंदर से मतलब मैंने 1,000 पहले ही पे कर दिया है। यस, हाँ भाई, हाँ। और प्रीपेड क्लोजिंग, इसके अंदर बोल रहा है कि आपने अगले साल का भी अभी पेमेंट कर दिया, वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, उस साल का एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस निकालने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये आएगा निकल के 9,000 रुपीज। इसका थोड़ा सा लॉजिकल तरीका आपको बताता हूँ। ये लेजर का तरीका तो इजी तरीका है, लॉजिकल तरीका जो मैंने अभी रिपीट किया उसको एक बार अच्छे तरीके से लिखते हैं। सैलरी का एक्सपेंस दे रखा है, सैलरी का एक्सपेंस, सैलरी का एक्सपेंस दे रखा है 10,000 रुपीज, सैलरी का एक्सपेंस। मेरा ओपनिंग में एक्सपेंस कितना था सैलरी का, जो मेरे को देना था? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का सैलरी का एक्सपेंस था मेरा 1500। तो ये रिप्रेजेंट करता है मेरे को इतने पैसे बांटने थे, 11,500 रुपीज मेरे को बांटने थे, मेरी लाइबिलिटी थी। अब कह रहे कि आप क्लोजिंग में अभी भी लाइबिलिटी बची है 2,000 रुपीज की, मतलब मैंने कम पैसे बांटे होंगे। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का हमारा सैलरी जो बचा है, सैलरी बचा है वो 2,000 का बचा है, मतलब मैंने कम पैसे बांटे, 1500 प्लस 10,000 लेस 2000,
तो ये निकल कर आया 9,500। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, आपका सैलरी का एक्सपेंस हुआ 10,000, ओपनिंग में आपको पैसे देने थे 1,500, अब वो बढ़ के चले गए हैं 2,000 पे, मतलब आपने सैलरीज कम दी है इस बार जो एक्सपेंस हुआ उससे कम दी है, तभी तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो समझ में आता है 9,500 निकल कर आया। अब इस एक्सपेंस के फिगर में हमने जो पिछली बार पेमेंट कर दी होगी, हमने एक्सपेंस ले लिया होगा ना, हमने पिछली बार जो पेमेंट करी होगी वो इस साल का एक्सपेंस रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने बोला भाई ओपनिंग में जो हमने प्री पे करा था वो इस साल का एक्सपेंस हमने ऐड कर दिया होगा, उसको हटाओ क्योंकि हम पेमेंट निकालना चाहते हैं। तो ओपनिंग का जो हमारा प्रीपेड है 1,000 हमने लेस किया ओपनिंग प्रीपेड और ऐड कर देंगे इस साल के, हमने पेमेंट ज्यादा कर दी, ऐड कर रहे हैं हमने आउटस्टैंड जो हमारा क्लोजिंग प्रीपेड है, अगले साल की पेमेंट हमने इस बार कर दी। तो इस बार एक्सपेंस में तो लिया नहीं होगा, अगली बार का पेमेंट है, बट हम पेमेंट्स निकाल रहे हैं तो हम ऐड कर देंगे, अगले साल की पेमेंट अभी कर दी, मेरे पेमेंट्स में ऐड हो रही है, ये ऐड करो क्लोजिंग प्रीपेड 500, तो ये निकल कर आएगा 9,000। दोनों तरफ आंसर सेम ही आना था, लॉजिकल तरीके से बस। आई होप आपको समझ में आया होगा। एनपीओ से क्वेश्चन आ सकते हैं बट ये एक्सट्रीम लेवल है, नहीं समझ में आता छोड़ दो। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये पार्टनरशिप, ये भी आपका 12th की बुक में दे रखा है, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन करते हैं। अभिषेक, आशीष एंड रवि स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग। आशीष ने इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपीस, अभिषेक ने इन्वेस्ट किए 2.5 एंड रवि ने इन्वेस्ट किए 1.5 लाख रुपीस। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम एंड रवि अर्नड शेयर ऑफ 30,000। रवि को बता दिया गया कि उसको प्रॉफिट मिला 30,000 रुपीज का। क्वेश्चन मांग रहा है फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी होती, अगर आपको क्वेश्चन वैसे पूछता है कि अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी तो क्या होनी चाहिए, तो हमेशा इक्वली डिवाइड होता है। बट इस क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखे हैं कि आपकी कैपिटल जो इन्वेस्ट हुई है उसके ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगी, जो आपका उसका इंटेंट है क्वेश्चन में देने का कि इतने इतना इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करी, तो उन्होंने बता दिया कि जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसी में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है जी, हम देखते हैं भाई प्रॉफिट कितने में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो सीधा बात करते हैं आशीष, अभिषेक, ए एस, ए बी एंड रवि। अब ए एस ने दिए 1 लाख और इसने दिए 2.5 लाख और इसने दिए क्या कहते हैं 1.5 लाख। रेशियो निकाल देते हैं इंटू 2 करके, तो आपको मैथ्स आती है ना, 2:5:3। ठीक है, अब रवि ने पैसा कमाया 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, तो कह रहे कि पूरी फर्म ने कितना पैसा कमाया होगा। ठीक है जी, रवि का शेयर है 30,000 रुपीज, ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्ट ऑफ टोटल क्या है अर्निंग्स, टोटल क्या रेशियो है 10, 5 + 2 + 3 इंटू 10, तो टोटल अर्निंग्स जो एक पार्टनरशिप फर्म की होगी वो 1 लाख होगी, जो डिवाइड हुई होंगी आशीष को मिले होंगे 20,000, ये रेशियो 2:5:3 से, आशीष को मिले होंगे 20,000, अभिषेक को मिले होंगे 50,000 और रवि को मिले हैं आपके 30,000। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको वो किसी और पार्टनर का भी प्रॉफिट मांग सकता है, ये तो टोटल पार्टनरशिप का प्रॉफिट मांग ले तो इजी क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन करते हैं। 3 पार्टनर्स पार्टनर्ड फॉर 12 months, 8 months, 6 months respectively. Find the ratio of their investment if they shared profit in the ratio of 3:4:5. ओए होए होए, क्या क्वेश्चन है। अब लॉजिक लगाते हैं, अगर किसी ने पैसा ज्यादा देर के लिए दिया पार्टनरशिप फर्म को तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, और किसी ने पैसा कम टाइम के लिए दिया तो उसको कम प्रॉफिट मिलना चाहिए। हम इसका रिलेशन देखते हैं, जिस पार्टनर ने 12 मंथ के लिए प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट नहीं पैसा दिया, कैपिटल दी, उसकी रेशियो सबसे कम है प्रॉफिट पे, प्रॉफिट शेयरिंग में। जिसने पैसा सबसे कम टाइम के लिए दिया, 6 मंथ के लिए दिया सिर्फ पैसा बिजनेस में, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे ज्यादा है। तो इससे क्या समझ में आता है, जो इसने पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा तभी तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ज्यादा मिलता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको ज्यादा प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो इसका जो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड होगा वो ज्यादा होगा। लॉजिक से समझ में आता है, कैसे करेंगे इसको, चलो जी हम एक्स मान लेंगे और तो कुछ आता ही नहीं हमें। बात करते हैं, अगर एक पार्टनर ने 12 मंथ के लिए जिसने भी इन्वेस्टमेंट करी, क्या इन्वेस्टमेंट करी एक्स, हमने एक्स मान ली, 12 मंथ के लिए इसकी ये कैपिटल इन्वेस्टेड है, और दूसरी पार्टी ने क्या इन्वेस्टमेंट करी होगी 8y, 8y इसकी कैपिटल हमने y मान ली,
8 मंथ्स इंटू वाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम वेट निकाल रहे हैं, वेट्स दे रहे हैं। एक्स जो भी कैपिटल लगी है वो 12 मंथ्स के लिए लगी है, इसलिए हमने इसको 12 से इंटू किया है। आपको 12 मंथ्स का प्रॉफिट बेनिफिट दिया जाएगा। जो वाई ने कैपिटल लगाई है वो 8 मंथ के लिए लगाया है, इसलिए इसको 8 मंथ्स का बेनिफिट मिलेगा। और जेड ने प्रॉफिट जो कैपिटल लगाई है वो 6 मंथ्स के लिए लगाई है। ठीक है जी, तो आपने इस रेशियो में आपकी इन्वेस्टमेंट है, मतलब इतनी इतनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी इतने इतने टाइम के लिए। अब वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट वो रेशियो मांग रहा है एक्स वाई और जेड का क्या रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो मांग रहा है, एक्स वाई जेड मांग रहा है। ठीक है जी, अब हम क्या करें, हमें इतना पता है कैपिटल के जो भी कैपिटल वेट्स निकाल के आइए, वेट्स क्या है आपके जो भी मंथ है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। तो 12x डिवाइड बाय 8y इक्वल टू क्या रेशियो है, 3:4। तो इसको करते हैं 2 3, ये ऊपर गया, ये 2, ये 3 3 कट गया, तो आपका जो x निकल कर आ रहा है, y निकल कर आ रहा है, वो क्या आ रहा है 2x, 2x। तो y ने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी होगी वो ट्वाइस होगी x से। बात समझ में आती है? ऐसे ही x और z का रिलेशन निकालते हैं। x और z का क्या है, 12x डिवाइड बाय 6z। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रही है 3:5। ये 2, ये इधर से हमारा z निकल कर आएगा क्या, z इक्वल टू 10/3 ऑफ x, z इक्वल टू 10/3 ऑफ x। अब हमें रेशियोज निकालनी है इन्वेस्टमेंट की। तो x ने अपनी कैपिटल x की रेशियो में ही दी है, जो भी x की कैपिटल है इसका रेशियो करो। y ने कितने कैपिटल दिए, 2x। और z ने कितनी कैपिटल दी है, 10/3 ऑफ x। एलसीएम लेके निकाल देते हैं, 3 करेंगे तो ये आएगा 3:6:10। एलसीएम लेके आता है ना बेटा, इतनी मैथ सबको आती है। तो 3:6:10 ये आपकी क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट की रेशियो है, इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकल कर आई। अगर आपको इसको क्या कहते हैं वेरीफाई भी करना है, इसको वेरीफाई भी करा देते हैं। हम मान लेते हैं ये रेशियो दे रखा है ना, तो अगर इसका हम कहते हैं कि सबने इन्वेस्टमेंट करा, क्या कहते हैं, इसने इन्वेस्टमेंट करा 3000 का, 3000 का इन्वेस्टमेंट करा, तो 12 मंथ्स के लिए इसने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा वेट्स निकाल के इसके 36,000 इन्वेस्टेड रहे, वेट्स निकाल के। जो ज्यादा महीने के लिए पैसा देगा उसको ज्यादा बेनिफिट देंगे। 6,000 रुपीज अगर उसने इन्वेस्ट करे 8 मंथ के लिए, तो उसका वेट निकाल के 48,000 की कैपिटल इन्वेस्टेड रही। और क्या कहते हैं जेड ने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, तो वेट्स निकाल के इसकी 60,000। अब इसका आप रेशियो निकाल लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये वेटेड कैपिटल आ गई ना, इसी रेशियो में तो प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसको कैसे, 24 नहीं 12 हो सकता है। तो 3, 12 3 जा, 12 4 जा और 12 5 जा, 3:4:5 ये आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। क्या बात, क्या बात है, गुड क्वेश्चन, 2 नंबर में आ सकता है, इजीली निकाल सकते हो आप। ठीक है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 पढ़ना जरूरी है, अमेंडमेंट्स नहीं है, पढ़ना जरूरी है। आई गेस इसका एक टेस्ट क्या कहते हैं फ्री भी कर रखा है मैंने, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है, जो डेली एमसीक्यू टेस्ट होते हैं ना, उसके अंदर आपको शेड्यूल 3 का टेस्ट मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाकर आप अटेम्प्ट कर लेना। ओके, ए लिमिटेड। अब शेड्यूल 3 तो जनरली एक फॉर्मेट है ना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें बड़ी सारी चीजें रखी है, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कमिटेड, सब कुछ चीजें उसमें लिखी हुई है। अब इसमें न्यूमेरिकल क्या बन सकता है वो पढ़ते हैं। A Limited raised term loan of 50 lakh rupees on 1st April 21, repayable in 50 monthly installment plus interest। हमने पैसा रेज किया 50 लाख रुपए, 50 मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लोन शोन एज नॉन करंट लाइबिलिटी। ओए होए, क्वेश्चन कह रहा है आप नॉन करंट लाइबिलिटी बताओ 31 मार्च 22 को। क्वेश्चन में करेक्शन है, 22 की बात कर रहा है, क्योंकि हमने लोन देखो ना 1 अप्रैल 21 में ही लिया है, तो हमेशा जो बैलेंस शीट एंड होगी वो नेक्स्ट ईयर होगी। चलो जी पढ़ते हैं हम। 50 लाख का लोन लिया है, 50 मंथली इंस्टॉलमेंट, तो 1 लाख पर मंथ की इंस्टॉलमेंट है, ये समझ में आती है, 1 लाख पर मंथ इंस्टॉलमेंट, ईएमआई, ईएमआई नहीं मतलब, ठीक है, पर मंथ की इंस्टॉलमेंट ये है 1 लाख रुपीज, ईएमआई अलग टर्म होती है। ओके जी, 1 लाख की हमारी इंस्टॉलमेंट आ गई। अब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 22 तक मैंने बैंक को पेमेंट कर दी होंगी कुछ, कितनी पेमेंट्स कर दी होगी, 1 लाख इंटू 12,
मैं इतनी पेमेंट्स कर चुका हूँ बैंक को, अब मैं 31 मार्च 22 को खड़ा हूँ, बैलेंस शीट क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज करके दिखा रहा हूँ लोगों को कि मेरी कितनी लाइबिलिटी है। 31 मार्च 22 को मैं पेमेंट्स कर चुका हूँ, वो लाइबिलिटी में थोड़ा ना है कि वो तो पेमेंट हो चुकी है, 12 लाख की पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, अब मेरा लोन कितना बचा, 38 लाख का लोन बचा। अब इस 38 लाख के लोन को मेरे को डिवाइड करना है किस में, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज में से। जो करंट लाइबिलिटीज है आपकी 12th मंथ में जो मैच्योर होने वाली है, 12 करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं, CMLTD बोलते हैं, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कितनी होगी, 12 मंथ में मेरे को कितना देना, 1 लाख रुपीज करके 12 लाख, तो 12 लाख रुपीस आपकी है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है। और बैलेंस जो भी बचा आपका 26 लाख, वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगा। तो भी उसको और प्रिसाइज करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा। 26 लाख रुपीज आंसर आपका। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, 8th पॉइंट देखते हैं, दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पढ़ के तो धुएं निकल जाएंगे। ए कंपनी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, भाई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, प्रिपेयर इट्स अकाउंट्स एनुअली ऑन 31 मार्च, ऑन 1 अप्रैल 21 में कुछ काम हुआ, इट परचेज अ मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख की कोई मशीनरी खरीदी गई। द मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years एंड द एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू इज 0, although it is eligible for a 100% first year depreciation allowance as per tax purpose। गवर्नमेंट ने बोला मशीन लो, बिजनेस करो, जो भी मशीन ले रहे हो 100% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में ले लो फॉर टैक्स पर्पसेस। क्या बात है, गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है। The straight line method is considered appropriate for accounting purpose. ABC Limited has profits before depreciation and taxes of 2 lakh rupees each year and corporate tax दे रखा है 40%। अब बात क्या आई, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी बताओ। ओए होए, डेफर्ड टैक्स एसेट है या लाइबिलिटी है। पहले बात को क्लियर करते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी होता क्या है। जो आपके प्रॉफिट्स निकलते हैं, आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, शेड्यूल 3 आपका कंपनीज एक्ट ने तो दे रखा है, शेड्यूल्स कंपनीज एक्ट ने दे रखे हैं, तो वो प्रॉफिट निकालने का एक तरीका बताता है। और जो टैक्स लेने वाले बैठे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो अपना तरीका बताता है कि हमारे हिसाब से आपकी प्रॉफिट्स इतने होने चाहिए, कुछ कुछ एक्सपेंसेस को हम डिसअलाउ कर देंगे, ये एक्सपेंस हम नहीं मानते, ऐसे कोई एक्सपेंस नहीं होते, इस पे आप टैक्स दो। समझ में आता है, उनकी थिंकिंग यही है, सही थिंकिंग है, अभी उनको टैक्स भी चाहिए। कुछ भी आप एक्सपेंसेस लिख दो थोड़ा ना इनकम टैक्स वाले मान लेंगे कि हाँ ये आपका एक्सपेंस हो गया। ठीक है जी, तो भाई इनकम टैक्स वाले अपना प्रॉफिट बता रहे हैं और कंपनी एक्ट के अंदर अपना अलग प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो जो इसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं, तो उसके ऊपर कभी कभी आपको टैक्सेस ज्यादा देने पड़ते हैं। आप कंपनी एक्ट की जो प्रेजेंटेशन कर रहे हो, अगर आपसे टैक्स ज्यादा मांग रहा है इनकम टैक्स वाला, तो आप क्या बोलोगे, यार इसने मेरे से ज्यादा टैक्स ले लिया। आगे जाके कहीं ना कहीं बात तो रिवर्स होगी। इसके मतलब बात रिवर्स होने का क्या है, अगर आज मेरे से इनकम टैक्स वाला ज्यादा टैक्स ले रहा है, तो आगे जाके जब कभी ना कभी तो वो एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, कभी ना कभी तो एक्सपेंसेस अलाउ करेगा वो आगे जाके, तो उस केस में लाइबिलिटी कम हो जाएगी टैक्स की। तो आज अगर मैं टैक्स ज्यादा दे रहा हूं, तो आगे जाके बाउंड है कि वो टैक्स मेरे से आगे जाके कम लेगा। ऐसे ही ऑपोजिट होता है, अगर आज मेरे से इनकम टैक्स वाला कम टैक्स ले ले, तो आगे जाके कहीं ना कहीं वो टैक्स मुझसे ज्यादा ले लेगा, यही मतलब है। तो इसी में असेट या लाइबिलिटी का क्रिएशन होता है। अगर आज इनकम टैक्स ने मुझसे ज्यादा टैक्स ले लिया, तो मैं बोलूंगा तुमसे मैं टैक्स वापस रिकवर करके रहूंगा, तो उस केस में हम असेट बनाते हैं, हमें आगे जाके बेनिफिट मिलने वाला है। और आज अगर इनकम टैक्स वाला मुझसे ज्यादा टैक्स ले लेता है, मुझसे ज्यादा टैक्स ले लेता है, ज्यादा नहीं कम टैक्स लेता है, सॉरी ज्यादा टैक्स वाली बात तो होगी, अगर वो कम टैक्स ले लेता है मुझसे, तो मैं कहूंगा यार इसने अभी मुझसे कम टैक्स लिया, आगे तो मुझसे रिकवर कर लेगा ये, तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन को करते हैं हमारे सर के ऊपर, सर जो आपने बोला ऐसा शूम करके ऊपर निकल गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन की बात को समझते हैं। 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट दे रखा है, ओए ओए, 2 लाख का प्रॉफिट दे रखा है, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस दे रखा है आपको, इजी से क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट बिफोर, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस 2 लाख रुपीज। कंपनीज एक्ट वाला कह रहा है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या डेप्रिसिएशन आनी चाहिए, 1,50,000 की मशीनरी है, 3 साल इसका यूजफुल लाइफ है, सैलवेज वैल्यू 0 है,
तो 3 साल में डिवाइड कर दो। डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट कहता है, डेप्रिसिएशन आप मुझसे ले लो 50,000 रुपीज पर ईयर, ईयरली डेप्रिसिएशन 50,000। हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, इधर लिखते हैं कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कहते हैं 50,000 रुपीज आप डेप्रिसिएशन लेस करो, तो ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 1.5 लाख रुपीज। इस पे आपका टैक्स बनना चाहिए, कंपनी चेक कह रहा है। हमने कहा इनकम टैक्स से कह रहा है, उसको देखते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आ रहा है 2 लाख रुपीज, बट आपने मशीनरी लिया, आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, आप इस पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन, मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है पहले साल में क्लेम कर लो, लेस डेप्रिसिएशन। यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लेस किया पूरी वैल्यू का 1.5। इनकम टैक्स कह रहा है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स सिर्फ 50,000 है, आप सिर्फ 50,000 पर टैक्स दे दो। कंपनी सेट कह रहा है आपको 1.5 लाख पर टैक्स देना चाहिए, बट इनकम टैक्स वाले कह रहा है बस 50,000 पर टैक्स दे दो। तो भाई बात थोड़ी सी अलग आ रही है। टैक्स का रेट क्या है? इनकम टैक्स के हिसाब से हमारा टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, 20,000 का टैक्स। और कंपनीज एक्ट में को कह रहा है कि आपका टैक्स बनना चाहिए एट द रेट ऑफ 40% के हिसाब से 60,000 का टैक्स बनना चाहिए ना, 60,000 का टैक्स बनना चाहिए। मैंने लिख के दिखा दिया 1.5 लाख इंटू 40%, 60,000 के आसपास आपका टैक्स बनना चाहिए। अब बात को आगे बढ़ाई जाए। अब इस केस के अंदर क्या हुआ, इनकम टैक्स ने मुझसे इस बार कम टैक्स लिया, सिर्फ 20,000 का टैक्स लिया। यही अगले साल की बात करें, सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर मेरे कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन 50,000 का आएगा सेकेंड ईयर में, बट इनकम टैक्स वाला मेरे को 50,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम करने देगा? नहीं, वो बोलेगा पिछले साल क्लेम कर लिया है, अब पूरे अमाउंट पर टैक्स दो। अगले साल कंपनीज एक्ट में मेरे को 1.5 लाख पे ही टैक्स देना, अज्यूमिंग 2 लाख का ही प्रॉफिट रहता है। बट इनकम टैक्स के केस के अंदर मेरे को 2 लाख के अमाउंट के ऊपर टैक्स देना है, क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में सारा का सारा क्लेम कर चुका हूँ। तो आपको समझ में आना चाहिए रिवर्सल हो रहा है, रिवर्सल होगा ही होगा। जो असेट्स या लाइबिलिटीज क्रिएट है वो रिवर्स होंगी ही होंगी। चलो जी, थोड़ी थोड़ी सर हमें बात समझ में आ रही है। तो इस केस के अंदर हमारा कंपनी सेट कह रहा है कि आपका 60,000 रुपीज का टैक्स का एक्सपेंस होना चाहिए। तो मैंने बोला मेरा करंट टैक्स, करंट करंट ईयर का टैक्स 60,000 ही है, करंट ईयर का टैक्स 60,000 है, बट मैंने कुछ टैक्स डेफर्ड टैक्स की मेरी लाइबिलिटीज क्रिएट होगी, डेफर्ड टैक्स की मेरी लाइबिलिटीज क्रिएट होगी 40,000 की। गवर्नमेंट ने मुझसे अभी नहीं लिया, वो आगे जाके ले लेगी। एक्चुअल में मैंने 20,000 का टैक्स दिया, बट मेरी डेफर्ड टैक्स की लाइबिलिटीज क्रिएट होगी 40,000 रुपीज की। 40,000 रुपीज की मेरी लाइबिलिटी है। आज गवर्नमेंट मुझसे कम टैक्स ले रही है, बट आगे जाके रिवर्सल लेगी मुझसे ये, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगी मेरी 40,000 रुपीज की। नेक्स्ट ईयर की बात करें, आपकी लाइबिलिटीज इतनी क्रिएट होगी 40,000 रुपीज की। अब नेक्स्ट ईयर जब कंपनी रेट के हिसाब से आपका प्रॉफिट आएगा वो 2 लाख ही आएगा। ये आगे इधर हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, 2 लाख आया, आप डेप्रिसिएशन फिर 50,000 लोगे, और आप अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता रहे हो 1.5 लाख। इस पे आप टैक्स दोगे फिर से 40%, 60,000 रुपीज का टैक्स बता रहे। इनकम टैक्स वाला क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स बोल रहा है आपका प्रॉफिट 2 लाख, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, आप सब कुछ ले चुके हो, इस पे ही टैक्स दो। इस बार इनकम टैक्स ने मेरे से 80,000 रुपीज रखवा लिए, 80,000 रुपीज ला, 80,000 रुपीज ला, 80,000 रुपीज का टैक्स है। अब जब मैं 80,000 रुपीज का टैक्स दे रहा हूँ, तो मेरी लाइबिलिटीज थी 40,000 की जो मैंने क्रिएट की थी, मेरे को आगे जाके देनी है, तो मैं इसमें से 20,000, कंपनी एक्ट में मेरा प्रॉफिट टैक्स आ रहा है 60,000, बट इनकम टैक्स में मेरा प्रॉफिट आ रहा है, टैक्स आ रहा है 80,000, तो मैं 60,000 तो यहाँ से दे दूंगा, और जो मैंने लाइबिलिटी स्टार्टिंग में क्रिएट की थी 40,000 की, उसमें से 20,000 निकाल के भी दे दूंगा। लो जी, मेरी लाइबिलिटी आपने 20,000 से कम कर दी, टैक्स मेरा 60,000 बन रहा है, पर आपने 80,000 ले लिया, तो मैंने जो लाइबिलिटीज क्रिएट करी थी उसमें से ले लो। ऐसे ही थर्ड ईयर के अंदर फिर से यही बात रिपीट होगी, जो आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 20,000 रह गया था, आपने लाइबिलिटीज दे दी तो कम हो गई ना 20,000। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में ये जीरो हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में ये जीरो हो जाएगा। फिर से आपका कंपनी एक्ट के हिसाब से टैक्स आएगा 60,000,
और इनकम टैक्स वाले आपसे 80,000 का टैक्स मांगेंगे, फिर आप कहोगे ये 20,000 की जो मेरा बैलेंस लाइबिलिटी पड़ी है वो भी आप ले लो, खत्म करो बात को, रिवर्सल होना ही होना है। बट इस केस में आपको इजी क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ फर्स्ट ईयर में जो आपकी लाइबिलिटीज है उसको क्रिएट करने को बोला गया। लॉजिक समझ में आता है? जी थोड़ा थोड़ा हमें सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, इसको हम वापस से रिपीट कर लेंगे नहीं तो। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस के क्वेश्चन। इसमें रेशियो एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए रेशियोज के क्वेश्चन के मैंने पहले ही लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए। इस मतलब वीडियो के लिंक में आपको रेशियो के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, 4 लेक्चर है अच्छे अच्छे लेवल के, वो आपको मिल जाएंगे, देखने आपको जरूर है। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग ये फाइनेंशियल ईयर 2021 इज 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपीस का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर चार्ज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन चाहता क्या है हमसे? कैलकुलेट क्लोजिंग कैश बैलेंस। सबसे पहले आपका ध्यान यहाँ पे जाना चाहिए। क्वेश्चन मांग क्या रहा है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मांग रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मांग रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मांग रहा है, या क्लोजिंग कैश बैलेंस मांग रहा है? इसमें अलग अलग बात है, आपको समझ में आनी चाहिए ना। मैं हर चीज एक्सप्लेन तो ना करूँ ना कि ऑपरेशन क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ एक तरह का आपके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, कैलकुलेट क्लोजिंग कैश बैलेंस। अब कैश बैलेंस के बारे में बात चल रही है, क्लोजिंग कैश में कितना बैलेंस है। चलो जी हम बात स्टार्ट करते हैं। हमारी नेट प्रॉफिट से बात को स्टार्ट किया गया, 5 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट है। डेप्रिसिएशन के अंदर मेरा कोई कैश आउटफ्लो हुआ होगा? नो। ऐड कर दो जी, ऐड कर दो जी डेप्रिसिएशन, हमारा कोई कैश का आउटफ्लो ही नहीं हुआ, 75,000 ऐड कर दो। इंटरेस्ट एक्सपेंस को हमारा कोई आउटफ्लो हुआ होगा? हुआ होगा यार, इंटरेस्ट तो आपने पे किया होगा ना। अगर यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मांगता तब आप इंटरेस्ट के एक्सपेंस को ऐड करते, क्योंकि इंटरेस्ट का एक्सपेंस एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बट इस क्वेश्चन के अंदर फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं कर रहा, कह रहा है क्लोजिंग कैश बैलेंस बताओ आखिर मेरे पास कैश कितना पड़ा है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस से मैंने पे किया होगा, मैं अच्छा इंसान हूं, मैंने पेमेंट करी होगी। गुडविल रिटर्न ऑफ, आपने अपनी गुडविल को राइट ऑफ किया है, तो आपने कोई अपने एसेट्स को खत्म कर दिया, कोई कैश ट्रीटमेंट थोड़ा ना करिए। आपने कहा मेरे एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो आपने किसी को पैसे थोड़ा देकर कि मेरे एसेट की वैल्यू कम होगी, तो ठीक है, मतलब आपके पास कैश होगा, तो गुड विल रिटर्न ऑफ को आप ऐड कर दोगे 10,000 रुपीज। डिविडेंड रिसीव्ड आपको मिले होंगे, प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया होगा, छोड़ो इसको बात को, ये भी बेवकूफ बनाने के दे रखा है। तो आपका जो कैश फ्लोज है, कैश फ्लोज हुए काम करके, टोटल कैश फ्लोज आपके हो रहे हैं 5,85,000। लिख दू आंसर मार्क करो तो 5,85,000। क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग कैश का बैलेंस बताओ, कैश कितना पड़ा हुआ आपके पास। ठीक है जी, मैंने 585 का कैश कमाया पूरे साल काम करके, ओपनिंग के अंदर कैश मेरे पास पहले से 1 लाख रुपीस पड़ा था, तो वो ऐड करोगे ना, वो थोड़ा ना किसी को आपने दे दिया है। तो ओपनिंग का कैश मैं ऐड करूंगा 1 लाख, तो मेरे पास अभी कैश पड़ा होना चाहिए 6,85,000। मैंने 585 तो इस साल कमाया कैश, और ओपनिंग में भी 1 लाख पड़ा है मेरे पास, 1 लाख पड़ा है, तो 685 मेरे पास कैश पड़ा होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपके कैश फ्लो के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2021 इज 7 लाख। नेट प्रॉफिट की बात चलती है, कह रहा है 7 लाख का प्रॉफिट आपने बनाया। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये टेबल को छोड़ो, क्वेश्चन कह रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए, और नीचे ओपनिंग कैश बैलेंस भी दे रखा है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका ऑपरेशंस की बात कर रहा है, ऑपरेशंस जो आप बिजनेस कर रहे हो उसकी बात कर रहा है। अच्छा जी, पढ़ते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ओए होए, कैश पेड टू सप्लायर, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कैश पेड टू एम्प्लॉय, इनकम टैक्स पेड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या क्या चीजें दे रखी है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एक कॉन्सेप्ट ये है कि दो मेथड्स होते हैं आपके, क्या कहते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए। एक डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड, इसमें सीधा कैश की बात चल रही है, कितना कैश आया कितना कैश गया। और एक होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर हम इनडायरेक्टली बताते हैं कि आपको कितना कैश हुआ। इनडायरेक्ट के अंदर हम प्रॉफिट से बात को स्टार्ट करते हैं, और उसमें कुछ ऐड या लेस करते हैं कि नेट प्रॉफिट से हमारे कैश का क्या रिलेशन है वो दिखाने के लिए।
अगर कोई नेट प्रॉफिट के अंदर आपने एक्सपेंसेस ले रखे जिसमें कैश का एक्सपेंस नहीं हुआ, कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे 7 लाख है और इसमें आपका डेप्रिसिएशन चार्ज है 5 लाख रुपीज का, तो आप इसका रिलेशन दिखाना चाहते हो कैश से, तो आप कह रहे हो मेरा नेट प्रॉफिट 7 लाख है बट इसके अंदर 5 लाख का एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जिसमें कोई कैश गया नहीं, तो इसको ऐड कर दो। 5 लाख रुपीज आपने ऐड किए तो आपका कैश फ्लो निकल के आ रहा है कितना, 12 लाख रुपीज। तो आप इनडायरेक्ट मेथड इसलिए बनाते हो ताकि आप रिलेशन दिखा सको नेट प्रॉफिट का से कैश तक का। ठीक है, कोई भी नॉन कैश आइटम है उसको ऐड कर दो, लेस कर दो, सारी चीजें आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ी होंगी। फिर भी अब हम इसके अंदर करते हैं। चलो जी, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर एक डायरेक्ट मेथड का एक एंट्री है। सीधा बता दे कस्टमर ने आपको इतने पैसे दिए, मैंने कहा लो जी खत्म बात, ऐड करो जी, कैश आया है 48,30,000 कैश मिल रहा है, बात ही खत्म। कैश पेड टू सप्लायर लेस करो जी, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू सप्लायर कितना, 38 लाख, 38 लाख की पेमेंट हुई। तो भाई ठीक है भाई, हमारा पैसा चला गया। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, अब ट्रेड पेबल से आपको क्या लेना देना है? जब आपने सप्लायर्स को सीधा पेमेंट ही बता दी, आप कैश ही तो निकाल रहे हो ना, तो ट्रेड पेबल में इंक्रीज हो डिक्रीज हो हमें क्या लेना देना? हमने डायरेक्टली सप्लायर की एंट्री कर दी कि हमने पेमेंट इतनी करी है, तो फिर इंक्रीज इन ट्रेड पेबल डिक्रीज इन ट्रेड पेबल से हमें कोई लेना देना नहीं, हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। चलो जी, कैश पेड टू एम्प्लॉइज 1,20,000 और टैक्सेस भी पेड आ रहे हैं, प्रोविजन की बात नहीं कर रहा। प्रोविजन, प्रोविजन में कोई आपका आउटफ्लो नहीं होता, बट इसमें लिखा हुआ इनकम टैक्स पे कर दिया आपने, तो 2,10,000 ये भी लेस, ये भी लेस, ये भी लेस, ये भी लेस। यहाँ पे क्या लिखे हम, यहाँ पे लिखे एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉइज का, और यहाँ पर आपका ये है क्या है, टैक्स, टैक्स पेड 2,10,000 रुपीज। तो ये अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 48, 1030, 1030, 330, 7 लाख, 7 लाख आपका कैश फ्लो आ रहा है। क्या बात है, कैश फ्लो, कैश फ्लो 7 लाख आ रहा है, कैश फ्लो 7 लाख आ रहा है। ठीक है जी, कैश, जरूरी नहीं है आपका नेट प्रॉफिट और कैश फ्लो सेम ही हो, ये तो बाई चांस आ रहा है। ठीक है जी, इसको दिमाग में नहीं घुसाने का ऐसी चीजें। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसके हिसाब से आ रही है कितनी, 7 लाख रुपीज। आप क्या ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड करोगे? नहीं, ये आपसे क्लोजिंग कैश का बैलेंस नहीं पूछ रहा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपने कितना कैश कमाया उसके बारे में बात कर रहा है। तो 7 लाख रुपीज मैंने ऑपरेशन करके कमाया, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की बात को हटा के। आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। परफेक्ट। अब हम इनडायरेक्ट मेथड से भी क्वेश्चन को करते हैं। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दे रखा है 7 लाख रुपीज, बिफोर टैक्स दे रखा है 7 लाख रुपीज। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्ट मेथड का पार्ट है, हटाओ इसको, इनडायरेक्ट करना है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल भी अभी करते हैं वाली बात। हमने देखा क्या अमाउंट आ रहा है, क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, मतलब मैंने अपने प्रॉफिट को कम कर लिया होगा इससे। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने पहली एक्सपेंसेस कर दी होंगी, पहली पेमेंट कर दी होंगी, बस मैं उसको धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहा हूँ, तो मेरा कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ होगा। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ जो हमने किया उसको हम ऐड कर देंगे। 7,10,000 का मेरा भी कैश समझ में आ रहा है। और क्या क्या हो सकता है? अब यहां से बात आई कि आपके इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। अब यहाँ पर आप बात करते हो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जो आपके वर्किंग कैपिटल में चेंज आ रहा है, आपके डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपके क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन्स का आप ध्यान रखते हो। इस केस में अगर आपके ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे हैं तो मतलब आपने उनको पेमेंट नहीं करी, आपके पास कैश पड़ा होगा, आपके पास कैश पड़ा होगा, कितना कैश पड़ा होगा, कितना, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज पड़ा होगा। समझ में आती है बात? इंक्रीज इन आपका ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, आपके पैसे बढ़े, इंक्रीज, आपने ट्रेड पेबल्स को पैसा नहीं दिया मतलब उनका कैश रख लिया, तो आपका कैश बड़ा होगा, 2 लाख रुपीज आपने ऐड कर दिए। और क्या एंट्री आएगी? एक एंट्री और आएगी सिर्फ, इनकम टैक्स जो आपने पे कर दिया, लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो भी आप पे करते हो वो आपका ऑपरेटिंग, ऑपरेशन के ऊपर टैक्स दे रहे हो यार, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे ऐड हुआ 210, लेस हुआ 210, तो 7 लाख का 7 लाख आ गया बाई चांस। तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 7 लाख। दोनों केस में सेम ही आना था, कैश का ऑपरेशन तो सेम ही आएगा, चाहे कोई भी मेथड को आप फॉलो कर लो। तो इसके अंदर जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, बस, और तो कोई बात नहीं है।
अच्छा, इनकम टैक्स पेड अगर दे रखा है तो आप उसको प्रोविजन, मतलब अलग प्रोविजन दे रखा है वो एक अलग चीज है, और इनकम टैक्स पेड दे रखा है वो एक अलग चीज है। अगर आपने प्रोविजंस बना रखे हैं, एक अलग से क्वेश्चन करते हैं। आपने प्रोविजन ओपनिंग में बना रखा है टैक्स देने का, यार मेरे को टैक्स देना है 50,000 का, ओपनिंग में प्रोविजन बना रखा है, और इस बार आपने अपने प्रोविजन को बढ़ा दिया कि यार मेरा पिछली बार का प्रोविजन 50 था, इस बार मेरा प्रोविजन 1 लाख का है। प्रोविजन आपने क्रिएट किए, ये ओपनिंग प्रोविजन था, फिर आपने इस बार क्रिएट किया प्रोविजन ऑफ टैक्स 1 लाख का, मैं इस बार पर टैक्स दूंगा, और क्लोजिंग में आपका प्रोविजन आ रहा है अभी भी कितने का, 40,000 का। तो इसका मतलब आपने पेमेंट कितनी करी होगी, आपने ओपनिंग वाले की पेमेंट कर दी होगी, इस बार जो क्रिएट किया उसकी भी पेमेंट करी होगी, बट कह रहा है कि कुछ बच गया है, तो मतलब आपने पेमेंट कितनी करी, 50 प्लस 1 लाख, लाख 40,000, 1,10,000 की आपने पेमेंट्स करी होगी। लॉजिक समझ में आया? इजी है, इजी है, लॉजिक समझ में आता है सर। 11th क्वेश्चन करते हैं। Net profit earned by company in financial year 18-19 is INR 1 lakh. Following movement of cash noted when compared with previous year. पिछले साल से कंपेयर किया, वो कह रहा है कि अब क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओहो, debtor decreased by 25,000, decreasing creditor by 10,000, bank loan increased by 50,000, interest paid 10,000, investment in subsidiary increased to 1 lakh from 80,000, मतलब 20,000 की और इन्वेस्टमेंट कर दी 20K की। ओके जी। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, सबसे पहले यही पढ़ना था, हमने सबसे एंड में पढ़ा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो बैंक लोन तो छोड़ो भाई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बैंक लोन छोड़ो। ठीक है जी, हमें ऑपरेशंस ऑपरेशंस की बात करिए, तो मैं नेट प्रॉफिट लिखता हूँ। नेट प्रॉफिट से बात को स्टार्ट करते हैं, 1 लाख रुपीज। इस नेट प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट जो दे रखा है, अच्छा डेटर्स के अंदर नेट इंक्रीज होना या डिक्रीज होना कोई हमें प्रॉफिट पे फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। डिक्रीज इन क्रेडिटर कोई प्रॉफिट फर्क पड़ता है, नहीं। बैंक लोन आपने लिया बैंक से, कोई प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा, नहीं। इंटरेस्ट अगर आपने पे किया होगा तो आपने नेट प्रॉफिट को कम किया होगा, तो हम कह रहे भाई ऐड कर दो जो हमारे कैश फ्लो हुए हैं, जो हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या है, तो हमने कहा इंटरेस्ट मैंने पे किया, इसको ऐड कर दो। ये हमारा एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो मैंने ऐड कर दिया। अगर मैं ऑपरेशंस का प्रॉफिट निकाल रहा हूं, तो 1,10,000 आया मेरा, क्या कहते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल में कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंज के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर मेरे को किसी डेटर ने पैसा दे दिया तो मैं ऐड कर दूंगा, मैंने किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर दी तो मैं लेस कर दूंगा। क्या कहते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। डेटर डिक्रीज बाय 25,000, तो मतलब डेटर ने आपको पेमेंट कर दी। डेटर डिक्रीज का मतलब क्या है, पहले आपके डेटर आ रहे थे 1 लाख रुपीज, आज के टाइम पे आपके डेटर सिर्फ 75,000 रुपीज रह गए, तो मतलब उसने आपको पैसे दे दिए 25,000 रुपीज, यही समझना है आपको। तो डेटर डिक्रीज, इसको लिखते हैं डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर 25,000, ऐड कर दो भाई, ऐड है। डिक्रीज इन क्रेडिटर, आपने पेमेंट कर दी किसी को, आपको पहले पैसे देने थे 1 लाख रुपीज, और अब आपको पैसे देने कितने, 90,000 रुपीज, तो मतलब आपने 10,000 रुपी पे कर दिए होंगे, तो लेस कर दो डिक्रीज इन क्रेडिट, ओए होए लेस कर दो। और क्या, बैंक लोन इंक्रीज क्या हमारा ऑपरेशन का पार्ट है, नहीं। इंटरेस्ट ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन, नहीं। बस यही बात है, तो इधर से हमारा क्या निकल कर आएगा, ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे, 1,25,000 निकल कर आ रहा है। 1,25,000, 1,25,000 इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 1,25,000 आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। यहीं पर अगर आपसे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मांगता, तब क्या होता, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आपने बैंक से लोन लिया, तो फाइनेंसिस तो है ना, तो बैंक लोन, ये होता आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी 50,000। ये इनफ्लो पैसा आया, ऐड और लेस, आपने इंटरेस्ट की पेमेंट भी तो करी ना, ये आउटफ्लो हुआ ना, इंटरेस्ट पे 10,000। तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आया, 40,000 का इनफ्लो। आपने 50,000 का लोन लिया
और 10,000 का इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो नेट में आपके पास कैश कितना है? 40,000 का इनफ्लो। ऑपरेशन में आपको 125 का इनफ्लो हुआ था। इन्वेस्टमेंट का भी बात खत्म करें, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर आपने 20,000 का इन्वेस्टमेंट और किया, तो आउटफ्लो है इन्वेस्टमेंट्स मेड, ठीक है, 20,000। इजी पार्ट, इजी पार्ट। अब एक और लॉजिकल बात दिमाग में, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव अगर हो रहा है, तो वो आपके लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट होगा। आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा, तभी तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा ना। तो इंटरेस्ट पेड हमेशा एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, और इंटरेस्ट रिसीव्ड हमेशा आपके लिए क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इसके अंदर ये नॉर्मल बात कर रहे हैं। यही अगर कोई बैंकिंग कंसर्न है, तो उसके लिए तो ऑपरेशंस का पार्ट होगा ना, उसको आपको समझ के चलना है। वैसे वाले क्वेश्चन पुराने हो गए, बट क्या पता आजकल भी पूछ ले कि बैंक के लिए जो वो इंटरेस्ट दे रहा है वो क्या है? उसके लिए तो ऑपरेशंस है, क्योंकि उसका काम ही है पैसा लोन पे उठाना और देना। लॉजिक समझ में आता है? समझ में आता है जी। नेट प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इन, ओ एक और क्वेश्चन आ गया है, बड़े सारे क्वेश्चन है इसमें तो। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहा है, ये क्वेश्चन तो हम ऊपर करके आ चुके, मैंने आपको पहले ही करा दिया। 40,000 है, 40,000 है। 50,000 का इनफ्लो जो हमने बैंक लोन लिया, और हमने इंटरेस्ट पे किया कितने का? 10,000 रुपीज। तो इसका नेट हमारा 40,000 का कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो, इनफ्लो किस एक्टिविटी से? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इजी पार्ट, गुड क्वेश्चन जी, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन आता है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट से, क्योंकि काफी सारे बच्चे ये नहीं करते, इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। फंड फ्लो इज नॉट इक्वल टू कैश फ्लो, यही मतलब है, नहीं तो फिर अलग अलग टॉपिक क्यों बनते ना। फंड फ्लो में अलग बात चल रही है, कैश से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कोई नॉन कैश क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन करते हो, अगर आप क्या कहते हैं कोई बिल्डिंग खरीद लेते हो, और उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए आप शेयर्स इशू कर सकते हो उस पार्टी को, शेयर्स इशू देखो, शेयर्स ले लो, मेरी कंपनी का आप शेयर्स ले लो, तो कैश फ्लो के अंदर तो इसका ट्रीटमेंट होगा नहीं, कोई कैश का लेन देन तो हुआ नहीं। बट फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर उसका ट्रीटमेंट होगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम सोर्सेज ऑफ फंड एंड उसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो इस केस के अंदर जो मैंने अभी आपको एंट्री बताई, आपका सोर्स ऑफ फंड था इशू ऑफ शेयर्स, और उसको आपने अप्लाई कहाँ किया? आपने अप्लाई किया बिल्डिंग परचेज करके। इसमें सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड बनता है, ठीक है। फंड फ्लो फ्रॉम, अब देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। टेबुलर टेबल बना के दे दी, कह रहा है कंपनी इशूड शेयर्स फॉर कैश, 50,000 के कैश में शेयर्स इशू करे गए, ठीक है, और बोनस शेयर्स इशू करे गए 50,000 के। अब मेरी बात सुनो, कोई फंड तो नहीं है ना, 50,000 के बोनस शेयर में फ्री में दे दिया गया। चलो जी, मैं बात में आती है। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 15,000 रुपीज, तो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया 50,000 का। इसमें भी कोई हमने फंड का फ्लो नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन अगर आप लिख रहे हो, कोई फंड बाहर गया, कोई फंड आया, सोर्स ऑफ फंड है या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड है? नहीं। चलो जी, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मांग रहा है। अब हम ऑपरेशन, मैं आपको प्रॉफिट की तो कोई बात ही नहीं कर रखी, कहाँ देखे, कहाँ देखे? यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग्स लिखा हुआ है, यही तो प्रॉफिट होता है एक तरह का, जो आपने रिटेन कर लिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके 30 रुपीज के प्रॉफिट से, 30,000 के, जो बढ़ के अब रिटेन अर्निंग 60,000 की हो गई है। तो मतलब आपने प्रॉफिट्स कमाए होंगे ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर कमाए होंगे कितने? 60 लेस 30, 60,000 लेस ओपनिंग 30,000, आपने 30,000 के प्रॉफिट्स कमाए होंगे, फंड्स कमाए होंगे। अब हमें और फंड्स में क्या आ सकता है? तो कह रहा है डेप्रिसिएशन आपने राइट ऑफ करा है 15,000 का, तो मेरे कोई फंड का फ्लो नहीं हुआ, नॉन कैश है, नॉन कैश है, कोई फंड का आउटफ्लो तो नहीं हो रहा ना इसके अंदर। सिर्फ यही बात सिमिलर है कैश फ्लो से, और कुछ सिमिलर नहीं है। कोई डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, तो कोई फंड का फ्लो तो है ही नहीं, तो मैंने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया। ऐड, कोई मेरा फंड का फ्लो नहीं है, ऐड। तो मेरे फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकल कर आ गए 45,000, या और कुछ एंट्री है ही नहीं। कैश दे रखा है, अकाउंट रिसीवेबल दे रखा है, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स, अकाउंट पेबल। फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, बिजनेस करके आपने कितने फंड्स जनरेट करे? बिजनेस करके मैंने 45,000 रुपीज जनरेट करे, 30,000 का प्रॉफिट, और 15,000 का जो डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया, मेरे पास फंड पड़ा, कहीं गया नहीं है, 15,000 पड़ा है मेरे पास, कहीं पैसा नहीं गया, ठीक है। अब बात यहाँ पर है थोड़ी सी अलग। यहाँ पर आपको देखो बोनस शेयर का अमाउंट दे रखा है 50,000। आपको पता है आपके
सिलेबस में बोनस इशू, जो भी बोनस शेयर इशू होते हैं वो आपके रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपके रिजर्व्स 100 से 50 हुए हैं, तो ये 50 उठ के इस कैपिटल में इंक्लूड हो गए होंगे जो 300 से 400 हो रहा है। 300 से 400 में 50,000 रिजर्व्स का पार्ट है जो कैपिटलाइज हुआ है ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर, प्लस 50 का आपको कैश मिला है, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। ये चीज हमारे को क्लियर होती है। अगर ये बोनस की बात नहीं करी होती, बोनस की बात नहीं करी होती, तब आपका जो प्रॉफिट्स आता वो इस एडजस्टमेंट को लेकर भी आता। आप कहते हैं ना आपके रिजर्व्स कम हो गए, तो आप वो रिजर्व्स की भी एंट्री को अकाउंट फॉर करते हैं। जो भी रिजर्व्स बढ़ते या कम होते हैं उसको आप अकाउंट फॉर करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन नीचे नहीं दे रखी होती, यहाँ पर नीचे बोनस की एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इसलिए हम अपने अपना दिमाग लगा के समझ लिया कि यहाँ से जो 50 कम हुआ वो शेयर कैपिटल में बढ़ गया। लॉजिक समझ में आता है? ओके, चलो क्वेश्चन में पूछा था फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, इजी हमने निकाल लिया। द कंपनी इशूड शेयर फॉर कैश 50,000। अच्छा फिर से वही क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। अगर आप ऑपरेशन से कुछ पैसा कमा रहे हो तो वो क्या है, एक सोर्स ऑफ फंड है। आपने अगर 45,000 रुपीज यहाँ पे कमाए तो कहीं पे लगाए भी तो होंगे ना। 45,000 रुपीज आपका एक सोर्स ऑफ फंड है, इसको आप कहीं ना कहीं अप्लाई करोगे। सोर्स ऑफ फंड लॉजिक समझ में आता है। 45,000 आपका एक सोर्स ऑफ फंड है, बिजनेस करके आपने 45,000 का फंड कमाया, अब उसको आप कहीं पे अप्लाई कर रहे होगे। चलो जी, अप्लाई कहाँ कहाँ पे हो सकता है? कोई आपने असेट खरीद लिया, कोई आपने लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी, कुछ भी। अब इसके अंदर एक बात क्या हो सकती है कि वर्किंग कैपिटल में आपने इस पैसे को लगा दिया। मतलब आपने 45,000 रुपीज फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन के लिए कमाए, आपने उससे स्टॉक ले लिया, कुछ भी कर लिया, वर्किंग कैपिटल में तो पैसा लग सकता है ना। तो इसलिए इसमें एक स्टेटमेंट अलग से बनती है कि वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा ब्लॉक हुआ या उसमें से पैसा रियलाइज हुआ है। ये क्या बात है, समझते हैं। वर्किंग कैपिटल हमारा क्या होता है? करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। चलो जी, हम देखते हैं कि हमारे वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपका कैश जो है वो एक करंट एसेट है ना, करंट एसेट है, तो इंक्रीज इन कैश। तो हमारा कैश इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन कैश, मतलब मेरे वर्किंग कैपिटल बढ़ गई, मेरा कैश बढ़ गया, मेरा करंट एसेट बढ़ गया, तो मैंने 60 रुपीज यहाँ पे यूज कर लिए, 60,000 मेरे कैश में यूज हो गए, कैश बढ़ गया मेरा। ऐसे ही इंक्रीज इन अकाउंट, इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, मेरे 45,000 रिसीवेबल्स में यूज हो गए, उन्होंने रख लिए 45,000। इन्वेंट्री भी बढ़ गई मेरी, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज स्टॉक में मैंने पैसा बढ़ा दिया, यूज कर लिया। अगर आपकी इन्वेंट्रीज बढ़ रही है तो आप पैसा लगा रहे हो ना उसके अंदर। ट्रेड रिसीवेबल्स अगर आपके बढ़ रहे तो आप उसमें पैसा लगाए ना, आपको पैसे नहीं दे रहे वो, आपने बेच दिया, मान ली नहीं, खरीद के ले जाओ, आप दे देना बाद में पैसे, तो आपने अपने पैसे ब्लॉक करवा लिए ना। ठीक है जी, 45,000 रुपीज। और फिक्स एसेट तो अलग बात है, वो छोड़ो। अकाउंट्स पेबल, ओए होए, ये बात देखो, आपने अकाउंट पेबल के पैसे ले लिए, ले लिए, तो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज अगर बढ़ जाएंगी तो आपकी वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी ना, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज को आप लेस कर देते हो। अब मैं कह रहा हूं मेरी इंक्रीज इन एपी, एपी ढिलो, अकाउंट्स पेबल ढिलो। अब आप कह रहे हो कि आपकी लाइबिलिटीज, अकाउंट्स पेबल बढ़ गए, कितने से बढ़ गए? 55 और क्या कहते हैं 35, 90। मतलब आपके इसके अंदर पैसा बचाया, आपने निकाला, फंड्स मिले आपको, तो ये थोड़ा सा लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा, आपको पैसा मिला। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स एंड कैपिटल, वो हम टेक करें, वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है वो। तो हमारा नेट नेट में पैसा जो लगा वर्किंग कैपिटल के अंदर, हमारी 60,000 का पैसा वर्किंग कैपिटल ने खींच लिया। वर्किंग कैपिटल मेरी बढ़ गई 60,000 रुपीज से, मेरे असेट्स बढ़े थे, कितने थे? 1,50,000 से, और मेरी लाइबिलिटीज 90,000 से बढ़ी सिर्फ। तो मेरे मतलब असेट्स ज्यादा से बढ़े, कितने ज्यादा से बढ़े? 60,000। उतने से ही तो आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई होगी ना। यहाँ पर आपके करंट एसेट्स कितने? 1.5 लाख से बढ़े,
और आपकी लाइबिलिटीज सिर्फ 90,000 से बढ़ी, तो आपकी वर्किंग कैपिटल में क्या इंक्रीज आया होगा? वर्किंग कैपिटल में 60,000 का इंक्रीज आया। तो यहाँ पर आपका अप्लाई कर दिया पैसे को, आपके वर्किंग कैपिटल में 60,000 अगर लग गए तो ये एक एप्लीकेशन ऑफ फंड है। अगर यही वर्किंग कैपिटल कम हो जाती, मान के चलो आपकी वर्किंग कैपिटल 50,000 से अगर कम हो जाती, तो उसको क्या कैसे रीड करते? आपने वर्किंग कैपिटल में से पैसा निकाल लिया, तब ये एक सोर्स ऑफ फंड। आपने जो 50,000 रुपीज निकाले उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन किया होगा, कहीं ना कहीं किया होगा। ऐसे ही यहाँ पर आपने 60,000 के फंड को लगा दिया, 60,000 का फंड वर्किंग कैपिटल में लगा दिया। इसका सोर्स क्या है? अभी हम करेंगे, अभी हम करेंगे। चलो जी, 15th क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बना दो। अब इसमें बात आ गई क्या? सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। हमने यहाँ पे लिखा हमारे सोर्स ऑफ फंड, और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। हम पढ़ते हैं भाई हमारे पास पैसा कहाँ से है? डेबिट साइड पैसा आ रहा है, डेबिट पैसा आ रहा है। हमारे पास फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, FFO, ऊपर निकाल कर आए थे 45,000। ओए होए, और मेरे पास कहाँ से फंड आया? इशू ऑफ शेयर्स कर रखे हैं आपने, इशू ऑफ शेयर्स। यहाँ पे 50,000 आया ना आपके पास फंड, ये फंड तो आया ना, बोनस वाली बात नहीं कर रहे, वो तो ऐसे ऐसे चले गए, नॉन कैश, नो फंड का फ्लो। इसमें आया इशू ऑफ शेयर्स, 50,000 के शेयर तो इशू करे, तो मेरे पास टोटल सोर्स ऑपरेट करके मैंने 45,000 का फंड जनरेट किया, और 50,000 का मेरे पास फंड आया जो मैंने शेयर्स को इशू किया। तो मेरे पास टोटल फंड का इन्फ्लो 95,000। अब मैं देख रहा हूँ मैंने इसको कहाँ पे 95,000 कहाँ गए मेरे, कहाँ यूटिलाइज कर दिए मैंने। अब देखता हूँ मेरी वर्किंग कैपिटल 60,000 से बड़ी थी, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इस 95,000 में से 60,000 से तो मैंने वर्किंग कैपिटल बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, मेरी वर्किंग कैपिटल बढ़ गई, तो पैसा वहां पे यूटिलाइज हो गया। और कहाँ पे यूटिलाइज हुआ? आप देखो यहाँ पे आपके फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं। हमने हर एक एंट्री को देख लिया, बस फिक्स्ड एसेट्स को नहीं देखा। आपके फिक्स्ड एसेट्स कितने से बढ़ रहे हैं? 20 से। ओए होए, 20 के मैंने फिक्स्ड एसेट्स लिए? नहीं, आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे होंगे 20 प्लस जो डेप्रिसिएशन भी तो लिया होगा ना आपने। नहीं समझ में आई बात सर? आपके पास ओपनिंग में एसेट से 190 के, इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, कम होते हैं ना एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन से, तो आपके एसेट्स बचने चाहिए कितने के? 175 के बचने चाहिए। बट आपके बुक्स में जो क्लोजिंग एसेट्स का बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 210, तो मतलब आपने इसका डिफरेंस परचेज किया होगा। 210 लेस 175, 35 के आपने एसेट्स को परचेज कर लिया। तो आपने इस फंड को अप्लाई कहाँ किया? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितने? 35 के। ओए होए, अकाउंट मैच, अकाउंट मैच, जिंदगी सफल होगी, जिंदगी सफल होगी। 95,000 हमारे सोर्स ऑफ फंड, यहाँ से हमें 95,000 मिले, और हमने 95,000 यहाँ पे अप्लाई कर दिए। थोड़ी सी बात को और बढ़ाते हैं। अगर आप फिक्स एसेट्स को बेच देते, अगर आप 1 करोड़ के एसेट्स को बेच के आ जाते, तो वो आपका सोर्स ऑफ फंड हो जाता ना। अगर आप बेचते तो कुछ जहां से भी पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है, वो सोर्स ऑफ फंड है, और यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड है। जो मैंने आपको पहले एंट्री बताई थी, अगर आपने क्या कहते हैं बिल्डिंग खरीदी होती, बिल्डिंग खरीदने के लिए आपने क्या दे दिया? आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपीस की, और उसके लिए आपने शेयर्स को इशू कर दिया, 5 लाख के शेयर्स इशू कर दिए, तो उस केस में सोर्स ऑफ फंड कहता इशू ऑफ शेयर्स 5 लाख रुपीस, और एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी बढ़ के आती है ना 5 लाख से, तो यहाँ पे आप लिखते हैं परचेज ऑफ मशीनरी 5 लाख रुपीस। वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका फंड कहाँ से आया और अप्लाई कहाँ किया। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो का मेरे को समझ, तीनों बातें हमने कवर कर दी। फंड फ्लो, ऑपरेशन का क्या मतलब है, और आपका वर्किंग कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है, पैसे का इन्वेस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल से पैसा निकालना, और फंड फ्लो स्टेटमेंट भी हमने बना ली। ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, आपको इसमें से कोई मिसिंग फिगर निकालने को दे देगा, तो आपको ये आनी चाहिए। ओह, ओहो जी, बड़े सारे क्वेश्चन हो गए, और भी क्वेश्चन करेंगे, बड़ा लेक्चर है आज तो, क्या बात है। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग बोनस शेयर, राइट शेयर, ईसॉप्स एंड बायबैक करते हैं। पहला क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड इशू 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50, द अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
इजी क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे गए। आपने शेयर इश्यू करे 100 रुपीज के एट प्रीमियम ऑफ 50, तो आपके बैंक में आए होंगे कितने पैसे, 150 रुपीज आए 1000 शेयर पे, 1,50,000 रुपीज टू शेयर कैपिटल पे कितना गया, शेयर कैपिटल एक शेयर की वैल्यू 100 थी तो 1 लाख चला गया, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो आपने नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पैसा रेज किया वो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चला गया। गुड क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपरों में कभी कभी। 17 क्वेश्चन, अ कंपनी फोरफिटेड, अब फोरफीचर की बात चल रही है, पैसा रख लिया आपने, शेयर को फोरफिट कर लिया, पैसे नहीं दे रहा था, आपने कहा जो तूने पैसे दिए फोरफिट कर दूंगा मैं। अ कंपनी फोरफिटेड 1000 shares of 100 each which were issued at par held by Mr. Abhinav for non-payment of allotment money of 50, the called up value per share is 90। आपने 90 रुपीज मंगवा रखे थे और अभिनव ने 50 रुपीज से उसमें से पेमेंट नहीं करी, तो मतलब अभिनव ने कितने रुपए दे दिए होंगे, 40 रुपीज दे दिए होंगे। ऑन फोर फीचर पूछ रहा है कि आप फोर फीचर अकाउंट में कितना पैसा डालोगे। ठीक है जी, सीधा आपको इजी तरीका बताता हूँ, जितना पैसा अभिनव ने दे दिया जो आप जब्त कर रहे हो वही तो फोर फीचर अकाउंट में जाएगा। तो इस केस के अंदर फोर फीचर अकाउंट में जाएगा 90 लेस 50, तो उसने मतलब 40 दे दिया है। 40 कितने शेयर पे दे दिया, 1000 शेयर पे, तो इसमें 40,000 रुपीज शेयर फोर फीचर अकाउंट में चले जाएंगे। मैं आपको एंट्रीज करके भी दिखा सकता हूँ बट काम बढ़ जाएगा, छोड़ो। 40,000 जो पैसा दे दिया वो फोर फीचर अकाउंट में चला जाएगा। ओके, अ कंपनी forfeited 1000 shares of 100 rupees each issued at a premium of rupees 50%, fully called up, सारा पैसा मंगवा लिया, held by मिस्टर अभिनव, इधर भी मिस्टर अभिनव है, for non payment of allotment money, इसने पैसा नहीं दिया, 25 पर शेयर पैसा नहीं दिया और 25 का प्रीमियम भी नहीं दिया। ओके, ऑन फोर फीचर अकाउंट द अमाउंट क्रेडिट टू फोर फीचर अकाउंट कितना होगा, फोर फीट कर रहा है तो फोर फीचर अकाउंट में कितना जाएगा। अब यहाँ पर बात आ गई थोड़ी सी टेढ़ी, यहाँ पर बात आ गई सिक्योरिटीज प्रीमियम की भी। जो आपका फोर फीचर अकाउंट में पैसा जाता है वो पैसा सिर्फ नॉमिनल वैल्यू का ही जाता है, जो उसने नॉमिनल वैल्यू दे दी है उसी का पैसा जाएगा। इस केस के अंदर हमारे शेयर्स की वैल्यू थी 100 और इसने उसमें से कितने रुपए दे दिए, 75। देखो ना, उसने 50 रुपीज, 150 में से उसने 50 रुपीज नहीं दिए, जो ये 50 रिप्रेजेंट करता है कि 25 का प्रीमियम नहीं दिया और 25 का इसने कॉल मनी नहीं दी होगी शेयर की। तो मतलब 100 जो नॉमिनल वैल्यू है उसमें से इसने 75 रुपीज दे दिए और 50 का जो सिक्योरिटीज प्रीमियम था उसमें से इसने सिर्फ 25 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है। ठीक है, फोर फीचर अकाउंट में जो इसने वैल्यू शेयर्स के ऊपर दे रखी है वो जाती है आपके फोर फीचर अकाउंट में। तो इस केस में आपके फोर फीचर अकाउंट में कितना पैसा जब्त किया हो जाएगा, 75,000 रुपीज विल बी क्रेडिटेड टू फोर फीचर अकाउंट। आपकी इनकम होगी, क्रेडिट क्यों, आपकी इनकम है, किसी ने आपको पैसा दिया, आपको शेयर देने थे, अब वो आगे की कॉल नहीं दे रहा, मैं तेरा पैसा खा जाऊंगा, मैं तेरा पैसा खा जाऊंगा, जो उसने पैसे दे रखे थे आपने जब्त कर लिए, फोरफिट कर लिए, अब आपको पैसा वापस करना नहीं ना, तो आपकी इनकम होगी, इसीलिए क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट टू फोर फीचर अकाउंट 75,000 रुपीज। सर ये आपने बता दिया, इसके पीछे लॉजिक बताओ। ऐसे नहीं होता कि जो आपने नॉमिनल वैल्यू 75 लिखा है सिर्फ यही जाएगी रट्टा मार के, हम कुछ रट्टा नहीं मारते, हम सब कुछ लॉजिक से समझते हैं। तो इसका लॉजिक है सेक्शन नंबर 52 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसमें शेयर प्रीमियम का एप्लीकेशन दे रखा है कि जो भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से पैसा रेज करते हो उसका लिमिटेड एप्लीकेशन है, लॉ बता रहा है कि आपको यहाँ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो उस केस के अंदर इसीलिए उसका ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में अलाउड नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में अगर अमाउंट आ गया तो वो वहीं पड़ा रहेगा, उसका एप्लीकेशन सेक्शन नंबर 52 के अकॉर्डिंग होगा, जाके देखो आपके कोर्स का पार्ट है। ओके, 19 क्वेश्चन, हालत टाइट हो गई है। 19 क्वेश्चन, अ कंपनी forfeited 1000 shares of rupees 100 each fully called up held by Mr. Abhinav for non payment of allotment money of rupees 40 per share। ये अभिनव मिल जाए भाई। The shares were reissued to Mr. Bassi at a discount of 10% on face value, calculate the amount to be credited to capital reserve account। अब यहाँ पर नई बात क्या आ गई, फोर फीचर अकाउंट की कैपिटल रिजर्व अकाउंट आ गया। इसका मतलब है
जो भी आपने पैसा फोरफीट किया, एट द एंड ऑफ द डे जब वो शेयर वापस कहीं ना कहीं इशू हो जाएंगे, अगर आपने फोरफीट किया तो फिर से आप इशू करोगे ना किसी को, तो जो बैलेंस पैसा बचेगा, कितना पैसा आपको एंड में अपने रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है। फोर फीचर अकाउंट अलग है और रिजर्व अकाउंट अलग है। तो हम पहले देखते हैं कि हमने यहाँ पे अभिनव का कितना पैसा को फोरफीट किया है। तो अभिनव ने 100 रुपीज के शेयर पे 40 रुपीज की पेमेंट नहीं करी, मतलब इसने 60 रुपीज की पेमेंट कर दी इधर। तो अभिनव ने पेमेंट कर दी 1000 शेयर इंटू 60,000 रुपीज। ये फोर फीचर अकाउंट में गया। ठीक है जी, हमने फोरफीट कर लिया, तेरा 60,000 रुपीज इधर रख। अब ये शेयर हम इशू कर रहे हैं मिस्टर बस्सी को। बस्सी को ये हम शेयर दे रहे हैं 10 रुपीज डिस्काउंट पे। आप 10 रुपीज डिस्काउंट पे 100 रुपी के शेयर को आप 90 रुपीज पे इशू कर रहे हो। तो जब आप बस्सी को 90 रुपीज पे दे रहे हो, तो 1000 पे 90,000 तो रुपीज आप उससे ले रहे हो, बट बैलेंस जो 10,000 रुपीज है जो आपने उसको डिस्काउंट दिया, उसको आप फोर फीचर अकाउंट से यहाँ पे दे दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। आपने कहा जो फोरफीट किया उससे हम 10 रुपीज ले लेंगे, उसके 10 रुपीज यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने जो फोरफीट कर रखे इसमें से 10,000 रुपीज यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। जो डिस्काउंट दिया हमने उसको पहले से एडजस्ट कर लिया। फोरफीटेड शेयर है ना, कुछ डिस्काउंट पे मेरे को इशू करो। तो हमने कहा हमने कुछ पैसे तो फोरफीट कर रखे हैं उसके, कुछ डिस्काउंट उसको दे देते हैं, जो नया नया शेयर होल्डर मांग रहे दे देते हैं। तो हमने उसको 10,000 का डिस्काउंट दिया। अब हमने फोरफीट 60,000 करे थे, जब इसको वापस री इशू करा गया तो हमने 10,000 का डिस्काउंट दिया सिर्फ। तो जो बैलेंस 50,000 बचा, वो अल्टीमेटली आपके कैपिटल रिजर्व्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ये एक रिजर्व है जो कि कैपिटल नेचर का है, आपको कैपिटल रेज करने पे थोड़े से पैसे कुछ बच गए। ठीक है, कोई आपका रिवेन्यू नेचर का थोड़ा ना, आपका बिजनेस थोड़ा ना लोगों के पैसे फोरफीट करना, शेयर इशू करके वो पैसे देंगे मैं फोरफीट कर दूंगा। ये कोई रिवेन्यू रिजर्व तो नहीं है, आपके बिजनेस का पार्ट तो नहीं है, ऐसे तो ऑपरेट नहीं करते। ये एक कैपिटल रिजर्व है। ओए होए, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। एबीसी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख divided into 10,000 शेयर ऑफ रुपी 10 ईच। कंपनी हैज फ्री रिजर्व्स ऑफ 50,000। कंपनी के पास फ्री रिजर्व्स पड़े हैं 50,000 एंड कमिटेड रिजर्व ऑफ 10,000। कंपनी डिसाइडेड टू रोल आउट 1 शेयर फॉर एवरी। बोनस शेयर आ गया भाई, बोनस शेयर आ गया। कंपनी कह रही मैं बोनस दूंगी, जिसने भी 4 शेयर जिसके पास भी है उसको 1 शेयर बोनस का दिया जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिजर्व टू बी कैपिटलाइज। तो बोनस शेयर के अंदर लॉजिक यही है कि जो भी शेयर इशू हो रहे हैं उसका पैसा क्यों नहीं दे रहा, बोनस नहीं दे रहा, तो उसका पैसा कहां से आएगा, तो उसका पैसा ट्रांसफर किया जाता है रिजर्व से कैपिटल में, रिजर्व से कैपिटल में। इसीलिए इसको रिजर्व कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स बोला जाता है। समझ में आती है बात? ठीक है, पढ़ते हैं भाई। कितने शेयर्स बोनस के इशू होने वाले हैं? 10,000 शेयर्स हैं टोटल। हर एक 4 शेयर पे 1 शेयर इशू होगा, हर 4 शेयर पे 1 शेयर। तो 2500 शेयर्स बोनस के इशू होने वाले हैं। ठीक है जी, तो इस पे कितने रुपए एक शेयर की क्या नॉमिनल वैल्यू है? 10 रुपीज। तो आपके 25,000 के रिजर्व जो जनरल रिजर्व है, फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व को आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अब आपके इस बोनस इशू करने के बाद आपके रिजर्व्स रह जाएंगे 25,000, और ये 25,000 आपके कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? पहले हमारे पास कैपिटल थी कितनी? 10,000 की कैपिटल थी, 10 रुपीज ईच थी, 1 लाख की कैपिटल। अब आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 12,500 की, 10 रुपीज ईच, 1,25,000। बढ़ गई ना 25,000 से। ये पैसा कहां से आया? ये हमने रिजर्व से उठा के यहाँ पे उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, 21 क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ INR 10 each। ठीक है, कंपनी हैज टोटल रिजर्व ऑफ 60,000 एंड कमिटेड रिजर्व ऑफ 10,000। कैलकुलेट द रेशियो इन विच मैक्सिमम बोनस शेयर कैन बी इशूड। कह रहा है मैक्सिमम बोनस शेयर इशू कर दो, जितना कैपिटल को आप जितने रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर सकते हो कर दो। अच्छा जी, अब बात यहां पर आई कि मैक्सिमम कितना बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। पढ़ते हैं। रिजर्व है हमारे पास 60,000 के, इस 60,000 के 60,000 रिजर्व के शेयर इशू कर दो ना। नहीं, जो आपके रिजर्व है ये टोटल रिजर्व है। आपके फ्री रिजर्व्स को आप बोनस शेयर के रूप में बांट सकते हो।
फ्री रिजर्व से आप बोनस शेयर दे सकते हो, कमिटेड रिजर्व से नहीं। तो इस 60,000 में से जो आपके कमिटेड, कहीं पे आपने कमिट कर रखे हैं कि ये पैसा मैं तेरे लिए रखा हुआ है, किसी जैसे टैक्स रिजर्व है, कुछ भी है, तो कमिटेड रिजर्व को आप हटाओगे तो आपके पास बचे 50,000 के फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व आपके 50,000 के ही हैं। अब इसको आप शेयर्स इशू कर सकते हो। 50,000 के कितने, 50,000 रिजर्व के आप कितने शेयर्स इशू कर सकते हो, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 10, एक शेयर 10 रुपीज का, तो हम 5,000 शेयर्स इशू कर सकते हैं। अभी कितने शेयर्स है प्रेजेंट में, 10,000। तो रेशियो क्या निकल कर आई, 1:2। हर 2 शेयर पे आप एक शेयर बोनस का दे सकते हो, ये मैक्सिमम है। कंपनी चाहे तो 3 पे 1 दे दे, 4 पे 1 दे दे, 5 पे 1 दे दे, 10 पे 1 दे दे, कंपनी की मर्जी है, कंपनी की मर्जी है। ठीक है। A company having share capital of 5 lakh divided into 50,000 shares having market value of 200. ओए होए होए। Company proposes to issue right shares in the ratio of 3:5 at 120 per share. Calculate X right price of the share. Right की बात चल रही है, right की बात चल रही है। अभी कंपनी के पास 50,000 शेयर है जिनकी वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज, बट मार्केट के अंदर वैल्यू है 200। अब राइट शेयर में हमेशा मार्केट वैल्यू प्ले में क्यों आती है, क्योंकि अगर हम नए शेयर इशू करना चाहते हैं किसी मार्केट में जाके, तो हम हमेशा ऑब्वियसली मार्केट प्राइस ही लेंगे। अगर हम नए शेयर ऑफर करेंगे तो उसका रिलेशन मार्केट प्राइस से होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अभी के केस में जो मार्केट प्राइस है वो 200 है, और जो नए शेयर इशू करने वाले हम राइट के, वो 120 रुपीज पर शेयर पे करेंगे। ये कम वैल्यू पे क्यों कर रहे हैं, जब भी राइट शेयर आएगा, अगर कंपनी राइट शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोल रही है कि आप हमसे शेयर्स ले लो, तो वो शेयर्स हमेशा क्या डिस्काउंट भी तो ऑफर करेंगे। अगर वो शेयर होल्डर को बोल देंगे कि मार्केट में रेट चल रहा है 200 रुपीज, आप हमसे शेयर ले लो 250 रुपीज का, तो शेयर होल्डर लेगा, शेयर होल्डर भाग जाएगा, शेयर होल्डर कहेगा पागल हो तुम, 200 का मार्केट में मिल रहा है, मैं तुमसे 250 में क्यों लूं, सस्ते में लेना तो बोलो। तो कंपनी कहते हैं 120 का ले लो। अब शेयर होल्डर खुश हो रहा है, अब शेयर होल्डर खुश हो रहा है, कह रहा 120 का दो। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर शेयर्स मार्केट में डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू हो रहे हैं, 120 डिस्काउंटेड प्राइस है, तो आगे जाके जो एक्स राइट प्राइस आएगा, जब राइट शेयर इशू हो जाएंगे मार्केट में, डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर्स इशू हो जाएंगे, ओवरऑल कंपनी की वैल्यू में गिरावट आएगी, क्योंकि नए शेयर्स डिस्काउंट पे दिए गए। उसका कैसे पता करें, हम एक शेयर के बारे में बात करते हैं। अभी जो 5 शेयर्स होल्ड कर रहा है राइट से पहले, उसके शेयर की वैल्यू क्या है, 5 शेयर्स की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू 200, तो उसकी वैल्यू है 1,000 रुपीज। अब उसको 3 नए शेयर दिए जा रहे हैं, कितने रुपए के, 120 रुपीज के। 3 शेयर दिए जा रहे हैं 120 रुपीज के, तो उसे 360 रुपीज लिए जा रहे हैं। उसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 1,360, 1,360 रुपीज, 1,000 प्लस 360। और इसके अंदर उसके टोटल शेयर्स, ऊपर उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल वर्थ, और नीचे उसके टोटल शेयर्स कितने हो गए, तो ये निकल कर आएगा आपका 170। अब ये आपकी एक्स राइट, इसके अंदर आपने फुल वैल्यू वाले शेयर्स और डिस्काउंट वाले शेयर्स का एवरेज कर दिया, यही तो है, यही थ्योरेटिकल वैल्यू है। आप कह रहे हो पहले वाले 5 शेयर की वैल्यू 200 थी, बट जो आपने 3 शेयर नए 120 में ले लिया, तो ऑन एन एवरेज जो अब नए शेयर की वैल्यू निकल कर आएगी, तो इतने 1000 प्लस 360 में आपको 8 शेयर्स मिले, 8 शेयर्स मिले, तो इसकी अब एवरेज वैल्यू निकल कर आनी चाहिए सिर्फ 170। ये एक्स राइट, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा ये एक्स राइट प्राइस है, ये एक्स राइट वैल्यू है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23। सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा गया कि कंपनी का उसका राइट का वैल्यू क्या है, राइट का वैल्यू क्या है। अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ, अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 ऑफ INR 10 ईच। ठीक है जी, 50,000 शेयर है, 5 लाख के 10 रुपीज फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू 200 है। कंपनी प्रपोजेस टू इशू शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:5 एट द रेट ऑफ 120। डिट्टो क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। हमें सर फॉर्मूला पता है, वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला पता है। जो राइट की वैल्यू होती है, राइट की वैल्यू होती है वो कम राइट, कम राइट, कम राइट, कम राइट प्राइस ऑफ अ शेयर लेस एक्स, एक्स राइट, एक्स राइट, एक्स राइट प्राइस ऑफ अ शेयर होती है, यही वैल्यू ऑफ राइट होती है। कम राइट है 200, लेस एक्स राइट है 170, वैल्यू निकल कर आई 30।
बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। यहाँ से आपको समझना है कि 30 राइट पर शेयर कौन से नंबर पे है। ये नंबर है 5। इसका क्या मतलब है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो 5 शेयर होल्ड करता है, उसकी आज की वैल्यू 200 है, जो एक्स राइट होने के बाद उन 5 शेयर्स की वैल्यू 170 रह जाएगी। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का लॉस क्या है, 5 शेयर पे 30 रुपीज, 5 शेयर पे 30 रुपीज। इसलिए कहेगा कि मेरे राइट की वैल्यू पर शेयर जो है, वो जो मैं होल्ड कर रहा हूँ इस समय, उन शेयर्स के ऊपर, हर एक शेयर के ऊपर मैं 30 रुपीज लूज करने वाला हूँ, वही वैल्यू है, वही राइट है। अगर किसी को खरीदना तो मेरे को पर शेयर पे 30 रुपीज देगा। अगर कोई इन्वेस्टर आता है कि मेरे को ये अपने राइट दे दो, मैं 5 शेयर होल्ड करता हूँ, मैं बोलता हूँ ये लो 5 शेयर पे मेरे को 30 रुपीज दो, 150 रुपीज आप मेरे को दे दो। जो इन्वेस्टर है उसने क्या पाया, उसने 3 शेयर्स खरीदे, कंपनी को कितने रुपए दिए, 120 के, क्योंकि राइट मिला सस्ते पे अप्लाई करने का। उसने 120 कंपनी को दिए, 360 कंपनी को दिए और 150 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए। टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी हुई 510 रुपीज की। उसको शेयर्स कितने मिले, 3 शेयर्स। वैल्यू कितनी निकल कर आई, 170। उसको 170 के ही पड़े। एक्चुअल लाइफ के अंदर जिसकी गरज होता है, जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्या पता जो इन्वेस्टर है उसको ये शेयर किसी भी हाल में चाहिए, तो क्या पता वो 30 से ज्यादा पैसा देने को रेडी हो जाए। और क्या पता जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो एग्जिट करना चाहता हो, वो 30 से कम में देने को रेडी हो जाए। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसको क्या रिक्वायरमेंट है। लॉजिक समझ में आता है। 30 जो वैल्यू निकल कर आई वो थियोरेटिकल वैल्यू निकल कर आई। ओके जी, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। सेम क्वेश्चन लग रहा है, इसमें क्या मांग रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम प्राइस दैट एन इन्वेस्टर कैन पे टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब कोई इसी कंपनी में शेयर होल्डर है जो होल्ड करता है 1000 शेयर्स, तो कह रहा है कि मैक्सिमम प्राइस कोई इन्वेस्टर और कितना देगा। हमें पता है एक शेयर का राइट 30 है, तो 1000 शेयर होल्ड करता है, ये 30 रुपीज लूज करने वाला 1000 शेयर के, तो इसको 30,000 रुपीज दे दो। आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि इस 1000 शेयर पे 3:5 की रेशियो में जो नए शेयर्स अलॉट होंगे वो 600 ही होंगे। रेशियो करना आता है ना, 1000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो ये 600 शेयर्स ही मिलने वाले हैं जो नया शेयर होल्डर है। राइट, 600 शेयर्स पे मिलने वाला है। ठीक है, तो इससे अब जो न्यू शेयर होल्डर है उसको 600 शेयर्स पे राइट मिला कि आप 120 से कंपनी का ले लो, तो उसने कंपनी को दिए 72,000, और राइट खरीदने के लिए 1000 शेयर्स पे जो राइट मिला उसको खरीदने के लिए 30 रुपीज पर शेयर 30,000 दिए किसको, इन्वेस्टर को। इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 1,08,000, और इसको कितने शेयर्स मिले, 600। इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 170 ही आना था। पूरा का पूरा अमाउंट उसने ले लिया, 170 ही आना था उसकी प्राइस। उसने 120 क्या कहते हैं कंपनी को दी, और बाकी के जो टोटल राइट्स की वैल्यू थी वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे दी। तो 170 पर रुपीज का उसको वो शेयर पड़ा। परफेक्ट। An entity grant 1000 shares of each to, अच्छा ESOPs का क्वेश्चन आ गया, गुड क्वेश्चन भाई। 25th क्वेश्चन, an entity grant 100 shares option to each of its 500 employees, each grant is conditional upon the employee working for the entity over next 3 years। 3 साल काम करना पड़ेगा तब ESOP मिलेंगे। The entity estimates that the fair value of the share option is 15। क्वेश्चन आसान कर दिया गया, आपको वैल्यू बता दी गई ESOP की 15 रुपीज है, नहीं तो आपको निकालनी पड़ती कि मार्केट प्राइस क्या है, एक्सरसाइज प्राइस क्या है, उसका डिफरेंस करके निकालते हैं। खुद ही दे दिया फेयर वैल्यू 15, वैल्यू 15 है ESOP की। On the basis of weighted average probability, the entity estimates that 20% of the employee will leave during the 3 years। 20% लोग छोड़ के चले जाएंगे, and therefore forfeit the right of the share option। Calculate the amount to be recognized as expense in first year। मैं फर्स्ट ईयर में बैठा हूँ और मैं होप कर रहा हूँ कि 20% लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो मैं एक्सपेंस भी उसके हिसाब से निकालूंगा। तो कंपनी के लिए एक्सपेंस 500 एम्प्लॉइज पे 100 शेयर्स, 50,000 ऑप्शंस, इसका 80% ही तो है, 20% तो छोड़ देंगे। और इसको 3 सालों में डिवाइड करना है एक्सपेंस को, क्योंकि 3 साल के लिए आपको रहना पड़ेगा, तभी तो आपको एक्सपेंस वो ESOPs मिलेंगे।
इस एक्सपेंस को हम 3 साल में डिवाइड करेंगे इंटू 1/3। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो क्या निकल कर आएगा, ये आ गया आपका 5 लाख 5 लाख 5। अच्छा कुछ प्राइस भी तो होगा ना, इंटू 15 प्राइस भी तो है। तो आपके 50,000 शेयर ऑप्शन का 80% ही अवेल कर पाएंगे। ये हो गया आपका 40,000। 40,000 एक वैल्यू, एक जो वैल्यू है शेयर की, शेयर ऑप्शन की, वो है 15। तो ये हो गया 6 लाख। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/3 से, 5 से कर दो तो 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज समझ में आ गया। तो आप 2 लाख रुपीज का एक्सपेंस तीनों साल लोगे, तीनों साल लोगे, बशर्ते 20% होगी छोड़ के जाए, उसमें कोई वेरिएंस ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में वेरिएंस ही दे दिया। एन एंटिटी ग्रांट्स 1000 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉयज। 500 एम्प्लॉयज को 100 शेयर ऑप्शन दे दिया। ईच ग्रांट कंडीशनल अपॉन द एम्प्लॉय वर्किंग फॉर द एंटिटी ओवर 3 ईयर, 3 साल काम करना। द एंटिटी एस्टिमेट्स द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन इज 15 सेम on the basis of weightage of probability the entity estimated 20% of the employee will leave the organization। 3 साल के अंदर 20% लोग छोड़ के जाएंगे। क्वेश्चन रिपीट ड्यूरिंग थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर की बात आ गई। 200 एम्प्लॉइज लेफ्ट। हम सोच के बैठे थे कि 20% लोग जाएंगे। 500 का 20% है कितना, 100। 500 का 20% है 100। हमने सोचा था 100 एम्प्लॉइज जाएंगे, बट थर्ड ईयर में 200 एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए। अब कह रहा है कि थर्ड ईयर का एक्सपेंस निकालो। जो हमने फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस निकाला 2 लाख, वही लिया होगा एक्सपेंस हमने क्लेम। सेकेंड ईयर में हमने 2 लाख एक्सपेंस क्लेम किया होगा। यहाँ पर बात तो थर्ड ईयर से स्टार्ट हुई ना। थर्ड ईयर में आने के बाद पता चला कि 200 लोग छोड़ के चले गए, जा रहे हैं। फिर चलो जी, अगर इसमें सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर की कुछ और इन्फॉर्मेशन होती तो हम उसको भी मॉडिफाई करते फर्स्ट सेकेंड ईयर में, बट यहाँ पर बात थर्ड ईयर से स्टार्ट हो रही है। अब हम थर्ड ईयर का एक्सपेंस निकालने जा रहे हैं। तो हमारे 300 एम्प्लॉयज हो गए जिनको 100 शेयर ऑप्शन मिलेंगे। 100 शेयर ऑप्शन में मिलेंगे। एक शेयर की ऑप्शन की वैल्यू है 15, और ये टोटल एक्सपेंस होगा तीनों साल का। कितना हो गया, 30,000 इंटू 15, 4,50,000। ये टोटल एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस जितना लिया जाएगा शेयर क्या कहते हैं इशू करने का, जो हमने ईसॉप सस्ते में शेयर दिए। बट ये थर्ड ईयर है। हम पहले 2 सालों में 2-2 लाख करके 2 बार एक्सपेंस ले चुके होंगे। पहले 2 साल में हमें लग रहा था कि 100 एम्प्लॉयज ही छोड़ के जाएंगे, 20% एम्प्लॉयज जाएंगे। तो हमने 2 लाख का एक्सपेंस फर्स्ट ईयर में लिया होगा, और 2 लाख का एक्सपेंस सेकेंड ईयर में भी लिया होगा। हम 4,50,000 में से 4 लाख का एक्सपेंस ले चुके हैं। तो इस साल का एक्सपेंस होगा ओनली 50,000। वाह, ग्रेट क्वेश्चन। 50,000 का एक्सपेंस होगा, 4 लाख का हम एक्सपेंस ऑलरेडी ले चुके हैं। टोटल एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ शेयर इशू ईसॉप के अंदर 450 है, जिसमें से 4 लाख आप पहले 2 साल में ले चुके हो। अब 50,000 बचेगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे लेस एक्सपेंस, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस टेकन टिल सेकेंड ईयर। तो जो बैलेंस बचा वो 50,000। नाइस क्वेश्चन। 27. On 1st April 2018, XYZ Limited granted 5,000 ESOP at INR 30 when the market value of share was 50. अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू कहा गया। इसके अंदर एक्सरसाइज प्राइस, अगर आपको लेना है शेयर तो 30 रुपीज देने पड़ेंगे, बट उस समय जब ग्रांट किया गया है शेयर तब उसकी वैल्यू थी 50। मतलब अच्छे का सौदा है। 50 का शेयर 30 में दिया गया एम्प्लॉयज को, बेनिफिट देना है तभी तो उनसे काम करवाना है। द ऑप्शन वर टू बी एक्सरसाइज टिल द मंथ ऑफ मार्च 19। मार्च 19 में आपको मिल जाएंगे, 1 साल का टाइम है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कंपनी किस पे रिकॉर्ड करेगी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितने का एक्सपेंस हुआ कंपनी को। मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी है, 60 रुपीज। जब शेयर देने हैं तब मार्केट वैल्यू 60 है। कंपनी के केस के अंदर कंपनी का एक्सपेंस अगर शेयर्स में सेटलमेंट हो रही है, तो जब ग्रांट किया जा रहा है शेयर, ग्रांट डेट पे ही देखा जाता है। जब कंपनी दे रही थी तब शेयर 50 रुपए का था और 30 पे ऑफर किया गया, तो कंपनी ने 20 रुपीज का एक्सपेंस हर एक शेयर पे लिया। कितने ईसॉप्स है, 5,000 ईसॉप्स है। तो 1 लाख का एक्सपेंस कंपनी को हुआ। ये इक्विटी सेटलमेंट के केस में, इक्विटी सेटलमेंट हो रहा है, इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन के अंदर अगर इसको कैश सेटलमेंट का ऑल्टरनेटिव होता कि आप कैश भी ले सकते हो, कैश में पेमेंट ले लो, तो उस केस में क्या होता। अगर सारे एम्प्लॉयज कहते हैं हमें कैश दे दो, तो कैश, जो कैश का पेमेंट होता
वो एक्सरसाइज प्राइस से ऊपर जितना भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसका डिफरेंस किया जाता है। मार्केट प्राइस है 60 लेस हमें एक्सरसाइज प्राइस एम्प्लॉय ने देना था 30, तो हमने नेट 30 की पेमेंट करी होगी। कितने शेयर्स पे? 5 निकल कर आएगा ये 1,50,000। ऊपर वाले केस में इक्विटी सेटल्ड है तो आपके एक्सपेंस है 1 लाख, अगर वही कैश सेटल्ड है तो आपके एक्सपेंसेस है 1.5 लाख। तब ग्रांट रेट नहीं, जिस दिन पेमेंट करो उस दिन का मार्केट प्राइस लेंगे ना। तो इस केस के अंदर अगर आपके पास कैश अल्टरनेटिव होता है तो आप अपनी कंपनी के अंदर लाइबिलिटीज भी क्रिएट करते रहते हो टाइम टू टाइम। इसका आपका इंड एएस है, शेयर बेस्ड पेमेंट, इंड एएस 102। कोई पढ़ना मत, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, क्या पता इंड एएस का नंबर आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। कोई पढ़ना मत इसको, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको अपने लेक्चर्स में करा दिया और इस वाली मतलब न्यूमेरिकल्स में करा दिया। ठीक है जी, बात समझ में आती है। तो अगर ये कैश सेटलमेंट का ऑल्टरनेटिव होता है तो लाइबिलिटीज क्रिएट करते रहता है कंपनी कि यार क्या पता कैश मांग ले, लाइबिलिटी बना दो, पेमेंट करनी पड़ सकती है, लाइबिलिटी बना दो। ठीक है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड फर्निशेस फॉलोइंग डेटा। एबीसी लिमिटेड वांट्स टू बाय बैक का क्वेश्चन आ गया। कंपनी वापस खरीदना चाहती है शेयर्स को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। कैलकुलेट द मैक्सिमम प्राइस दैट कैन। आपको पहले इसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए। पहली बात, जो हमारा लॉ आता है, स्टेप इन करता है, वो कहता है कि आप मैक्सिमम 25% नंबर ऑफ शेयर्स को बायबैक कर सकते हो। 25% टोटल कैपिटल जो शेयर होल्डर्स फंड को रिप्रेजेंट करता है उसको यूज करके पेमेंट कर सकते हो। और पोस्ट बायबैक आपकी डेट इज टू इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी डेट ट्वाइस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी इक्विटी से। ये कंडीशन का सेंस क्या है? अगर आपके पास इतनी लाइबिलिटीज है, आपके पास लाइबिलिटीज है इतनी सारी, तो आप इक्विटी का पैसा बाहर क्यों लेके जा रहे हो? सेंस नहीं बनता। आप डेट वालों को दिक्कत दे रहे हो अगर आप पैसा बाहर लेके जा रहे हो तो। इसलिए कंडीशन है 2:1 वाली। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द मैक्सिमम प्राइस दैट कैन बी पेड। प्राइस मैक्सिमम देने की बात करें, कितना प्राइस मैक्सिमम दे सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि कितना मैक्सिमम। अच्छा, इसमें प्राइस मैक्सिमम में एक पॉइंट है, बताया नहीं कि कितने शेयर क्या कहते हैं बाय बैक करना है। हम मैक्सिमम फिर अज्यूम ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो शेयर्स का नंबर दे देता तब तो मैं प्राइस इजीली बता देता, बट इसमें नंबर नहीं दे रखा कितने शेयर्स लेके जाना है। तो मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकता है? हम अज्यूम कर रहे हैं कि मैक्सिमम शेयर्स बाय बैक होंगे और मैक्सिमम प्राइस वाला कितना निकल के आ सकता है। तो आपके जो शेयर्स नंबर है वो है 1000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, तभी 1 लाख की कैपिटल बनी ना। तो मैक्सिमम शेयर्स जो नंबर टेस्ट है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट है, उसके अंदर 1000 शेयर के 25% शेयर्स को आप बायबैक कर सकते हो, 250 शेयर्स को आप बायबैक कर सकते हो। ठीक है, कितने कैपिटल को यूज कर सकते हो? ये 1 लाख शेयर होल्डर्स का ही है। टोटल रिजर्व, रिजर्व तो शेयर होल्डर के है ना भाई, हमारा पैसा है। बट इस रिजर्व में से टैक्स का रिजर्व है, टैक्स लाइबिलिटी का रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व है, कमिटेड रिजर्व है। तो ये रिजर्व तो बाहर नहीं लेके जाने देंगे। तो इस 6 लाख के रिजर्व में से 2 लाख के रिजर्व को हटाओ, 4 लाख का रिजर्व प्लस 1 लाख रुपीज जो आपने दे रखे हैं, तो आप 5 लाख रुपीज में से 25% रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो भाई साहब। 25% का रिसोर्सेज, इससे ज्यादा नहीं, सारे पैसे नहीं बाहर लेके जा सकते। तो ये 25% निकल कर आए कितना? 1,25,000 रुपीज आप यूज कर सकते हो 250 शेयर्स के ऊपर। तो ये कितनी वैल्यू निकल कर आएगी? ये वैल्यू निकल कर आएगी 500 रुपीज। 500 रुपीज तक आप मैक्सिमम पे कर सकते हो। क्वेश्चन में ट्विस्ट, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्या कहते हैं शेयर्स दे देता कि आपको सिर्फ 100 शेयर्स को बाय बैक करना है, उसको मैक्सिमम कितना दे सकते हो? तो उस केस के अंदर भी ऊपर 1,25,000 आता और नीचे आता 100। तब आप एक शेयर पे दे सकते 1250, 1250 रुपीज। नाइस कॉन्सेप्ट ना, नाइस कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लाइबिलिटीज नहीं दे रखी, इसलिए हमने डेट इज टू इक्विटी रेशियो वाली कंडीशन चेक नहीं करी। सर हमें डेट इक्विटी वाली कंडीशन करनी है। लो क्वेश्चन लो, XYZ लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख, 10 रुपीज ईच, तो 40,000 शेयर्स है। लिख लेते हैं साथ साथ ना। जनरल रिजर्व है 5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख, ये भी इक्विटी वालों का पैसा उन्होंने दे रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम का। डिबेंचर्स 16 लाख,
क्रेडिटर्स 2 लाख। द प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर इज 150। 150 का शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अगर कंपनी वापस खरीदना चाहिए, बायबैक करना चाहिए किसी एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स को, तो क्या एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पे बायबैक करेगी? आप कंपनी मेरे पास आई, 150 का मार्केट में ट्रेड कर रहा है, हमें ये शेयर आप 140 का दे दो, मैं कहूँगा पागल हो, 150 का मार्केट में ट्रेड कर रहा है, मैं तुम्हें 140 में क्यों दूं? मैं नहीं देता, तो मैं निकल जाऊँ यहाँ से। अगर वो मेरे को कहते हैं आपका शेयर मार्केट में 150 का ट्रेड कर रहा है, आप हमें 200 में दे दो, अब मैं सोच रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ, तो हमेशा जो बायबैक होगा वो ज्यादा वैल्यू भी होगा, जो शेयर होल्डर अग्री नहीं करेगा। ऑपोजिट राइट केस के अंदर अगर राइट इश्यू होंगे, तो डिस्काउंट में शेयर अगर कंपनी देगी तभी राइट जो शेयर होल्डर है तभी अप्लाई करेगा शेयर्स को। लॉजिक समझ में आता है? ठीक है। तो इस केस में 150 का शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है, और इन्होंने बोला 33% मार्केट, 33.33% मार्केट प्राइस से ज्यादा हम ऑफर करेंगे बायबैक में। तो 150 का 1/33% हो गया आपका 50 रुपीज। तो 200 में बायबैक करेंगे हम आपके शेयर को। करना है, हम रेडी, लो हमारे शेयर लो, पैसा दो 200 रुपीज। कैलकुलेट द इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। ओहो, अभी हमें इसमें तीनों टेस्ट लगाने पड़ेंगे। पहले 40,000 शेयर्स हैं, मैक्सिमम 25% शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो, तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आए 10,000 रुपीज। इसको बोलते हैं हम शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। इसके बाद आता है कितना पैसा यूज कर सकते हो। ये 4 लाख में यूज कर सकता हूँ, जनरल रिजर्व में यूज कर सकता हूँ, इक्विटी वालों का पैसा है, सिक्योरिटी प्रीमियम को मैं यूज कर सकता हूँ। इस 10 लाख रुपीज को, माइंड यू, अगर यहाँ पे कैश दे रखा होता, कैश क्या रिजर्व रिप्रेजेंट करता है? आपके पास कैश पड़ा हुआ 50 लाख रुपीज का, तो इसका क्या मतलब, अगर आपके पास कैश पड़ा 5 लाख रुपीज का, तो इसका क्या मतलब है? कैश इक्विटी वालों का हो गया। क्या पता आपने लोन रेज करके रखा हो, तभी आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा हो। तो कैश कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है प्रॉफिट का। समझ में आता है? सर 4 बार बोल चुके हो आप। ठीक है। तो इस केस के अंदर इक्विटी का पैसा है 4 लाख, जनरल रिजर्व 5 लाख। जनरल रिजर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? ओवर द ईयर कंपनी ने काम करके इतना पैसा अर्न किया। सिक्योरिटी प्रीमियम भी जब शेयर अप्लाई किए होंगे तो शेयर होल्डर्स ने दिए होंगे। तो टोटल जो शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया है वो दिया है 10 लाख रुपीज, जो उनका रिप्रेजेंट करता है। 5 लाख तो उन्होंने सीधा सीधा शेयर अप्लाई करने का टाइम दिया, और 5 लाख रुपीज का रिजर्व कमाया कंपनी ने। 10 लाख रुपीज हो गए। मैक्सिमम शेयर दैट कैन बी बॉट बैक, तो इसके अंदर मैक्सिमम शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, मैक्सिमम शेयर्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इक्विटी शेयर्स। तो इसमें प्राइस देने की बात करिए 200, 200। तो इस 200 की बात से यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आया, रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, इसमें बात कट गई 5,000 शेयर्स पे। 200 रुपीज देना ना, तो आप मैक्सिमम 5,000 शेयर्स ही बायबैक कर सकते हो। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट ने बोला आप 10,000 शेयर तक बायबैक कर सकते हो, बट रिसोर्सेज ने बोला कि आप 200 से ज्यादा एक शेयर वाले को नहीं दे सकते। आप 200 देना चाहते हो ना, तो उसके अंदर मैक्सिमम 5,000 शेयर ही बायबैक कर सकते हो। टोटल पैसा आप 10 लाख को ही यूज कर सकते हो। 10 लाख का 25%, सॉरी 25%, सारा नहीं 25%, यहाँ पे गलती होगी। 10 लाख का, 10 लाख तो रिसोर्सेज है बेटे। 10 लाख का 25%, 2.5 लाख, 2,50,000 आप यूज कर सकते हो। और पैसा देने की कितनी बात हुई है? 200, 200 से हमारे निकल कर आएगा कितना? ये निकल कर आएगा 1250, 1250 शेयर आप बायबैक कर सकते हो इस 200 के प्राइस से। 10,000 से बात करके सीधा आगे कितना? 1250 शेयर पे। यहाँ पे गलती कर दी थी ना, 10 लाख पूरा थोड़ा ना आप वापिस कर सकते हो, इसका सिर्फ 25% आप वापस कर सकते हो। तो वो निकल कर आया 2.5 लाख। टू आपने अनाउंसमेंट कर दिया हम 200 रुपीज देंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितना पैसा? आप 2.5 लाख रुपए लेके जा सकते हो बाहर, 2.5 लाख बाहर लेके जा सकते हो 200 शेयर पे। तो एक शेयर पे आप मैक्सिमम जो पैसा दे सकते हो वो कितना दे सकते हो? मतलब एक शेयर पे आप 200 दे सकते हो, तो मैक्सिमम शेयर जो आप बायबैक कर सकते हो 1250। लॉजिकल, लॉजिकल। अब करते हैं हम डेट इक्विटी का टेस्ट। डेट, अगर आपने रेशियो एनालिसिस या सब कुछ पढ़ा है मतलब, तो डेट की जब भी बात की जाती है तो हमेशा लॉन्ग टर्म डेट होती है। कभी भी शॉर्ट टर्म डेट को हम डेट इक्विटी में लेके नहीं जाते। क्रेडिटर्स के पैसे को आप शॉर्ट टर्म डेट होती है, वो लॉन्ग टर्म डेट का पार्ट नहीं होती, वो डेट इक्विटी में इंक्लूड नहीं होती। तो डेट है हमारी कितनी? 16 लाख। तो ये मैक्सिमम 2:1 होनी चाहिए, डेट बाय इक्विटी
इक्वल टू 2:1 नहीं हो सकती। तो आपकी इक्विटी क्या निकल कर आएगी अगर आप ये वैल्यू पुट कर दोगे, तो 8 लाख से नीचे नहीं जा सकती। अब इस टेस्ट ने रिस्ट्रिक्शंस पुट कर दी इस इक्विटी की वैल्यू पे। जो आप पहले 10 लाख का 25% बाहर निकाल रहे थे, इस वाले टेस्ट ने बोला आप 8 लाख तो मिनिमम होना ही चाहिए। ये बायबैक करने के बाद जब आप 2.5 लाख रुपीस निकाल रहे थे रिसोर्स टेस्ट में, तो जो इक्विटी बच रही थी 10 लाख लेस 2.5 लाख, 7.5 लाख बच रही थी, जिस पे इसने इस कंडीशन ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी और बोला किसी भी हालत में 8 लाख से कम इक्विटी की वैल्यू नहीं जानी चाहिए। तो फिर अब हमें समझ में आता है कि सिर्फ हम 2 लाख रुपीस का बायबैक कर सकते हैं। और कितने कितने रुपए में हमने बायबैक की अनाउंसमेंट कर दी, 200 रुपीज की। तो हम मैक्सिमम 1000 शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है। बात स्टार्ट हुई 10,000 शेयर्स के बायबैक से, फिर कम होके होगी 1250 शेयर्स पे, फिर और कम होके बात आ गई 1000 शेयर्स पे। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। और रेशियो एनालिसिस के आपको लेक्चर्स के नोट्स और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट शेयर लाइक सब कुछ कर देना। चलो जी, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।